हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज हम लोग यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलपीपी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, उसके सारे एग्जाम्पल भी कराए हैं। आई होप आपने उसको देख लिया होगा। बाय द वे अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको प्रेस करके उस वीडियो पर जाओ और वहां पर सारा बेसिक आपको पहले पढ़ना है और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं कि यहां से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न बड़ा जरूर आता है, एक छोटा और एक बड़ा, कुल मिला के यहां से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आसान आपकी पूरी ये कह सकते हैं पूरा आपका चैप्टर ही आसान है। कुछ 2-3 प्रकार के फॉर्मेट के आपके क्वेश्चन होते हैं, उनको अगर आप सभी को आप कर लोगे बड़े आराम से पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहां से 6 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए। यहां पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, लिखता है कि निम्नलिखित अवरोधों x + 3y <5 <= 5 और दूसरा अवरोध दिया है x + y <= 3। x एंड y दोनों ही शून्य से बड़े हैं। इसके अंतर्गत ये उद्देश्य फलन दिया गया है z = 5x + 3y का अधिकतम मान ज्ञात करिए, ऐसा प्रश्न है हमारा। जैसा कि आपको पता है कि हमें जो अवरोध दिए जाते हैं अर्थात जो असमकाएं दी जाती हैं, उन असमकाओं को हल करके हम पहले इस असमका का आलेख खींचते हैं। इस असमका का आलेख खींचते हैं, जब आलेख खींचेंगे तो यहां पर इनको क्या करना होता है, इनको हम रैखिक समीकरण बना लेते हैं। उनसे हम जब उनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, और फिर इसके बाद में वहां पर हम ढूंढते हैं कि इसका सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा है। सुसंगत हल क्षेत्र का मतलब समझते हो ना, दोनों ये असमकाएं दो दी गई हैं, दो असमकाएं, ये तो चारों असमकाओं का जो कॉमन रीजन होता है उसको कहते हैं सुसंगत हल क्षेत्र। तो हम सुसंगत हल क्षेत्र ढूंढते हैं और उस सुसंगत हल क्षेत्र में एक बिंदु, कोई ऐसा बिंदु होता है जहां पर ये z का मान अधिकतम होता है, बस वही अधिकतम z का मान हमसे पूछा गया है, ऐसे समझो। ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि ये जो हमें असमकाएं दी गई हैं उन असमकाओं का हम ग्राफ खींचेंगे, मतलब उन असमकाओं का आलेख खींचेंगे। यहां पर इस प्रकार से समझो कि जो पहली असमका दी गई है वो इस प्रकार से है कि x + 3y <= 5, ये हमारी असमका है। इसका हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। यहां पर इसका आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं, इसका संगत समीकरण बना लेते हैं। संगत समीकरण इसका बनाएंगे और संगत समीकरण ऐसे बनाएंगे कि x + 3y, यहां बराबर का निशान लगा दो बस सीधा सीधा। ठीक है, इसके बाद इसको हम अंतःखंड रूप में बना, मतलब इसका हम इस रेखा पर कोई 2 बिंदु ढूंढ लें और दोनों बिंदुओं को जब आपस में मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो बस ये 2 बिंदु हमें ढूंढने होते हैं। उनको ढूंढने के लिए सीधा सीधा एक काम होता है क्या कि भाई पहले नंबर पर आप x का मान 0 लिख दो तो y का मान यहां से मिल जाएगा। x का मान जैसे ही हम 0 लिखेंगे तो y का मान यहां से कितना मिलेगा, देखो 5/3। ठीक है, और यदि हम यहां पर y का मान 0 लिखेंगे, y का मान 0 लिख दें, y = 0, और y = 0 जब लिखेंगे तो यहां पर देखो x का मान ये 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5, मतलब x = 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमें 2 बिंदु समझो मिल गए। वो कौन कौन से 2 बिंदु हैं, देखो इस रेखा पर एक बिंदु मान लो हमने ले लिया a और जिसके निर्देशांक हैं 0,5/3। ठीक है, और एक बिंदु मिलेगा b, मान लेते हैं इस रेखा पर एक बिंदु a और एक बिंदु b हमें मिल गया। तो b बिंदु हमें मिल गया, मान लो कितना, देखो पहले x निर्देशांक फिर लिखना है y निर्देशांक। ठीक है, तो हमने 2 बिंदु ढूंढ लिए। अब यहां पर हम इस रेखा को खींच सकते हैं क्योंकि हमें 2 बिंदुओं को मिलाने से तो रेखा मिलती है, तो मिल जाएगी रेखा। तो चलो यहां पर रेखा बना लेते हैं। देखो कैसे बनाना है, पहला काम तो वही करना है, ये हमारी एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, ये होती है x अक्ष और ये होती है y अक्ष। ठीक है, ये होता है मूल बिंदु। अब यहां पर अगर ये बिंदु बनाना है तो यहां पर ऐसा करते हैं, 1-1 सेंटीमीटर को एक इकाई मानते हुए यहां पर पॉइंट लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे, है ना। इसी प्रकार y अक्ष पर भी 1-1 सेंटीमीटर के ये निशान लगाओ, 1 2 3 और 4 5। कभी कभी ऐसा होगा कि ये बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, है ना, तब इसको हम
1 सेंटीमीटर को कुछ 2 इकाई या 10 इकाई कुछ ऐसे मान लेते हैं जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। यहां पर फिलहाल छोटी छोटी हैं, इसलिए यहां पर हमने कुछ अलग से नहीं बल्कि सीधा सीधा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानते हुए यहां पर हमने चिन्ह लगा लिए। अब देखो ए बिंदु को दर्शाना है 0,5/3। हम कह सकते हैं 5/3 का मतलब 2 से थोड़ा सा कम है। अगर 6/3 होता तो 2 हो जाता। तो ये बिंदु हमें 0, ये हमारा बाई निर्देशांक पर बिंदु कोई मिलेगा 0,5/2। कहां पर होगा? ये 2 से कहीं पहले होगा, यहां पर मान लेते हैं ये बिंदु हमारा है 0,5/3 और ये बिंदु है ए। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद बी बिंदु बनाओ। 5,0 बनाना है। देखो x पर 5 इकाई, यहां पर पहुंच गए, x पर जाना है 5 इकाई, ये बिंदु हमें मिल जाएगा 5,0। यहां पर लिख देते हैं कोई बी बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 5,0। ठीक है, अब इन दोनों को हम यहां पर मिलाएं। ये देखो हमारे पास बिंदु बी है, ये इन दोनों को मिला दें तो हमें एक सीधी रेखा देखो यहां पर मिल जाएगी इस तरीके से। ये हमारी रेखा चली गई है ना। ये किस रेखा का ग्राफ है? यहां पर ये समीकरण है x + 3y = 5। x + 3y = 5 का हमारा ये आलेख है। ठीक है, अब हमें इसका असमका का हल क्षेत्र ढूंढना है। अगर इस रेखा का हल क्षेत्र ढूंढते बच्चों, कभी भी कोई समीकरण का हल क्षेत्र एक अद्वितीय होता है, एक अद्वितीय मान उसके होते हैं, लेकिन असमका का अद्वितीय हल नहीं होता है। असमका के अनेक हल होते हैं। तो हमें पता नहीं कि यहां पर इधर की ओर इसका हल है या फिर इधर की ओर, इधर वाले सारे बिंदु उसका हल क्षेत्र हैं या फिर इधर वाले ये बिंदु हैं वो उसके हल हैं। तो एक पूरा का पूरा क्षेत्र होता है जो असमका का हल क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहां पर पहले थोड़ा सा और ऐसे बना लें। ठीक है, पहले हमने ये मान लिया कि इसका हल क्षेत्र कहां है। ये ढूंढने के लिए हमें क्या करना होता है? मूल बिंदु से संतुष्ट कराना होता है। अगर मूल बिंदु से संतुष्ट ये असमका हो जाए तो समझो मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। इधर के बहुत ढेर सारे बिंदु उसके हल हो जाएंगे। और यदि इस मूल बिंदु से ये संतुष्ट नहीं होती है असमका, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के अपोजिट साइड अर्थात दूसरी ओर इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो बस यही हमें चेक करना है कि इसका हल क्षेत्र किधर की ओर होगा। अब हमें क्या करना है? इस असमका में मूल बिंदु से इसको संतुष्ट कराना है। देखो असमका एक असमका, जो पहली वाली असमका है वो आपकी कितनी है? देखो ये हमारे पास x, ये लिखिए x + 3y ≤ 5। इसमें क्या करना है? x = 0, y = 0 रखना है। ठीक है, x = 0 लिखो, y = 0 लिखो, तो 0 + 0 ≤ 5 ये हमें मिल जाएगा। क्या ये सही लिखा है? बिल्कुल बच्चों, एकदम सत्य लिखा है, एकदम सत्य लिखा है, क्योंकि 0 छोटा होता है, 5 बड़ा होता है। सत्य लिखा है, इसका मतलब ये कि मूल बिंदु से ये वाली असमका संतुष्ट हो रही है। यदि मूल बिंदु से असमका संतुष्ट हो रही है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र किधर है? मूल बिंदु की ओर है। यहां पर इस क्षेत्र में जो भी जितने भी बिंदु हैं वो सब इस असमका के हल हैं, ऐसे कह सकते हो। तो मतलब इस क्षेत्र की ओर यहां पर इधर आप एरो लगा सकते हो। मूल बिंदु की ओर इसका क्षेत्र हल क्षेत्र है। टोटल के ये जितने इधर के बिंदु हैं वो सब बिंदु इस असमका के हल हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां पर लिख दें, ये आपका नीचे ऐसा लिख सकते हो यहां पर, अतः इस असमका का हल मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, इस असमका का हल न कहें बल्कि हल क्षेत्र कह दें, है ना। पूरा का पूरा क्षेत्र है हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, की ओर है, ऐसे कह दें। ठीक है, मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र हो गया। अब दूसरी असमका की बात करो भाई। यहां पर दूसरे नंबर की असमका क्या दी गई है उसका भी हमें आलेख खींचना है। दूसरी असमका है x + y ≤ 5, सॉरी 3 ≤ 3। इसका हमें आलेख खींचना है। आलेख खींचना है, कैसे खींचते हैं आलेख? आलेख खींचने के लिए हमें संगत समीकरण बनाना है। संगत समीकरण बनाएं तो यहां पर लिख दें संगत समीकरण। संगत समीकरण क्या हो जाएगा? x + y = 3 हो जाएगा। अब यहां पर x + y = 3 हमने निकाल लिया।
अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर इसमें भी वही दो बिंदु ढूंढने पड़ेंगे। तो यहां पर x बराबर 0 लिख दो, y बराबर यहां निकल आएगा, देखो y बराबर 3 हो जाएगा। अब y बराबर 0 लिखो तो x बराबर 3 हो जाएगा। तो यहां पर हमें समझो दो बिंदु बहुत आसान से मिल गए। एक बिंदु यहां पर मिल गया मान लो C, जिसको हम लिख दें 0,3, और यहां पर एक बिंदु हमने लिख लिया D, जिसको हम लिख दें 3,0। तो अब हमें दो बिंदु यहां पर देखो और मिल गए, ठीक है। दूसरी वाली रेखा को खींचने के लिए दो बिंदु हम यहां पर अब दर्शाएं। कैसे? C बिंदु होगा 0,3, तो बच्चों ये वाला बिंदु 0,3 कहलाएगा। देखो कहलाएगा कि नहीं? इसको हम क्या कहेंगे, C बिंदु है ये हमारे पास, यहां C बिंदु लिख लेते हैं, और ये निर्देशांक है 0,3। D यहां पर 3,0, ये बिंदु हमारे पास देखो 3,0 है, ये वाला बिंदु है D, और जिसके निर्देशांक 3,0 है। अब इन दोनों को मिलाओ तो यहां पर देखो इस प्रकार से ये रेखा मिलेगी, ये देखो चली गई, ठीक है, ये वाली रेखा चली गई। तो यहां पर भी आप लिख दो x प्लस वाई बराबर 3। क्या लिखोगे यहां पर? x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है बच्चों, इतनी बात सही है। अच्छा, इसका भी हल क्षेत्र ढूंढो। अब इसका हल क्षेत्र ढूंढो तो वही काम पुराना वाला करना है। क्या करना है कि यहां पर इस वाली असमका में मूल बिंदु से संतुष्ट करा के देखो। यदि मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाए तो इसका हल क्षेत्र हमें इधर की ओर लिख देना है, और यदि संतुष्ट नहीं होती है तो इसका हल क्षेत्र हमें ऊपर की ओर लिख देना है। ठीक है, यहां कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या करना है, असमका जो दी गई असमका वो कौन सी है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 में हम x बराबर 0 y बराबर 0 रख के देखते हैं। ठीक है, यहां पर रखो तो x का मान 0 लिखोगे, ये 0 हो जाएगा, y का मान 0 लिखोगे, 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3। तो ये बिल्कुल बच्चों सत्य लिखा है, एकदम सही लिखा है, क्योंकि 0 छोटा होता है, 3 बड़ा होता है। मतलब मूल बिंदु से ये वाली असमका संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ही ओर होगा। कहां पर होगा? इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा बच्चों। यहां इधर की ओर सब बनाना है। ये टोटल का टोटल क्षेत्र जो है वो इस असमका का हल क्षेत्र कहलाएगा। अब यहां पर देखो, यहां लिख देते हैं इस असमका का, यहां पर लिख देते हैं इस असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अतः इस असमिका का हल क्षेत्र किधर होगा? मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, इसका भी मूल बिंदु की ओर हल क्षेत्र ढूंढ लिया हमने। इसके बाद दो असमकाएं और दी गई हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इनका तो हल क्षेत्र आपको आंख बंद करके लिखना है, हमेशा प्रथम चतुर्थांश में होता है। क्यों? क्योंकि यहां x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो लिखा है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये y अक्ष या y अक्ष की दाईं ओर इसका हल क्षेत्र होगा। किधर की ओर होगा? ये आपको क्या लिखना है? y अक्ष या y अक्ष की दाईं ओर होगा, इसका हल क्षेत्र इधर की ओर होगा। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र होगा x अक्ष या x अक्ष के ऊपर की ओर। देखो ये प्रथम चतुर्थांश तो हो गया है ना, किधर हो गया? ये प्रथम चतुर्थांश। तो यहां पर ये असमकाएं हर प्रश्न में दी जाएंगी, तो आपको यही लिखना है कि इनका हल क्षेत्र कहां पर होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अच्छा अब बच्चों यहां पर चारों असमकाओं को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक क्षेत्र ऐसा दिखाई दे रहा है जो चारों के लिए उभयनिष्ठ है, कॉमन रीजन इसको कहेंगे, वही इसका सुसंगत हल क्षेत्र कहलाता है ना, फिजिबल रीजन उसका कहलाता है, सुसंगत हल क्षेत्र। तो बच्चों बताओ कौन सा सुसंगत हल क्षेत्र है? इस वाली असमका का देखो हल क्षेत्र इधर की ओर है, इस वाली का इधर की ओर है, इस वाली का इधर की ओर है, इस वाली का इधर की ओर है। बच्चों आप यहां पर देखो ये वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम यहां छायांकित कर रहे हैं, ये क्षेत्र कुछ ऐसा क्षेत्र है जो चारों असमकाओं में आपका उभयनिष्ठ है, और यही उभयनिष्ठ क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा, है ना। ये हमारा क्या है? जो ये परिबद्ध क्षेत्र है। देखो आप देखो ध्यान दें, ये बाउंडेड है ना, चारों असमकाओं से बंधा हुआ क्षेत्र है, इसको हम परिबद्ध क्षेत्र कहते हैं, और ये सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। देखो यहां पर ये इस दोनों असमकाओं का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखो ये वाली रेखा दोनों रेखाएं यहां पर काट रही हैं। मान लिया हमने ये बिंदु ई है, तो हमें ये ई बिंदु भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर ये कोनों पर जो बिंदु है ना, ये और ये कोणीय बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
कोणीय बिंदु कहलाते हैं। तो ये कोणीय बिंदुओं पर हमें देखना है कि कहां पर इसका मान अधिकतम है, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है, z का अधिकतमीकरण करिए, x और y के वे मान हमें ढूंढ के बताना है जहां पर z सबसे अधिकतम है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पहली वाली रेखा ये हमारी है x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर में कितना है 5, और दूसरी वाली ये है x प्लस y बराबर कितना है 3। ठीक है, इन दोनों को हल करो और हल करके यहां पर इनको घटा देते हैं। वही पुरानी सी बात क्लास 10th में पढ़ा है ना, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, जिसको कहते हैं विलोपन विधि। ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3y में से 1y घटाओ 2y बराबर 2 हो जाएगा। यहां से y का मान हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, 2/2 y बराबर 1, y बराबर 1 यहां कहीं रख दें तो यहां से x का मान कितना होगा, y बराबर 1, तब x बराबर हो जाएगा यहां से x बराबर 3 में से 1 घटाओ 2 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु जो हमें E है वो प्रतिच्छेद बिंदु है, यहां पर लिख दें प्रतिच्छेद बिंदु। E के निर्देशांक हमें 2,1 मिल रहे हैं। ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक 2,1 हमें मिल गए। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब हम यहां पर लिख देते हैं कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदुओं पर हम देखते हैं कि किस बिंदु पर z का मान अधिकतम मिल रहा है। तो बच्चों ये टेबल बहुत ध्यान से बनानी है। इस टेबल को देख के एग्जामिनर नंबर देता है, ठीक है, और इस चित्र को देख के एग्जामिनर नंबर देता है। तो इन पर थोड़ा बहुत ध्यान से करना है। क्या टेबल में यहां पर लिखना है, देखो यहां पर आपको एक बात तो लिखनी है कि भाई ये कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं वो लिख लो। क्या यहां पर लिखोगे, कोणीय बिंदु, एक तो कोणीय बिंदु लिख दो, और यहां पर ये z का मान, यहां से इन बिंदुओं पर z का मान निकालो। z बराबर क्या है, देखो z बराबर हमें दिया गया है z बराबर ये दिया गया है 5x प्लस 3y। यहां पर लिखोगे z बराबर 5x प्लस 3y, ये हमें z का मान दिया गया है। ठीक है, इस बिंदुओं पर ये कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, देखो यहां से बताओ। पहले तो हमें 0,0 लिखना है, ये तो मूल बिंदु भी एक है ना, कॉर्नर पॉइंट है। एक कॉर्नर पॉइंट D है जिसको हम कहेंगे यहां पर, ये कॉर्नर पॉइंट O है। एक कॉर्नर पॉइंट D है जिसको हम कहेंगे 3,0। एक कॉर्नर पॉइंट E है जिसको हम यहां पर लिखेंगे 2,1, और एक कॉर्नर पॉइंट है हमारा ये कौन सा है, A बिंदु है ना, A बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,5/3 है। बिल्कुल ठीक है। तो इन चारों कॉर्नर पॉइंटों पर हमें देखना है कि z का मान कितना निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर पहला काम तो ये 0 से संतुष्ट कराओ, तो z का मान तो 0 हो जाएगा। D बिंदु पे बताओ z का मान यहां पर कितना निकलेगा। D बिंदु पर x का मान लिखना है 3 पंचे 15, y को तो 0 लिखना होगा, है ना, तो आप यहां पर 15, z बराबर लिख दो 15। 2,1 पर कितना निकलेगा, यहां पर देखो x का मान 2 लिखो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और y का मान 1 लिखो तो ये 3 हो जाएगा, 10 और 3 13। तो यहां से हमें z का मान मिल जाएगा 13। ठीक है, अब इस बिंदु पर चेक करो, देखो यहां करके दिखा देते हैं। z बराबर x का मान 0 लिखें तो ये तो हो जाएगा 0, प्लस 3 इंटू y का मान क्या लिखना है, 5/3 लिखना है। 3 से 3 कैंसिल करोगे तो z का मान यहां से हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखो कि इन चारों z के मानों में से कहां कौन सा मान z का अधिकतम है। बच्चों यहां पर ये मान अधिकतम है, किस बिंदु पर है, 3,0 पर है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, अधिकतम मान लिखना है। ठीक है, तो बस यही अधिकतम मान हमसे पूछा गया है, किस बिंदु पर है, तो आपको लिखना है x बराबर 3, y बराबर 0 पर z का अधिकतम मान 5 होगा। यही आपका आंसर होगा। क्या यहां पर लिखना है, आपको यहां पर लिख देना है x बराबर 3, y बराबर 0 पर z का अधिकतम मान z का अधिकतम मान बराबर क्या लिखना है, 15 होगा। बस यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये इतना काम बच्चों करना होता है। ठीक है, बस खास बात यह है कि ये आपका क्षेत्र कैसा है, ये बाउंडेड क्षेत्र है। सुसंगत हल क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध क्षेत्र है। तो सुसंगत हल क्षेत्र अगर परिबद्ध होता है तो ये कोणीय बिंदुओं पर ही अधिकतम या न्यूनतम मान हमें मिलते हैं। ठीक है, और अगर ये हमारा सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध होता है ना, तब हमें यहां पर
न्यूनतम या अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण जो मान आता है उसको हमें चेक करना पड़ता है। उसके लिए थोड़ी प्रोसेस अलग है जो कि हमने आपको पीछे वाली वीडियो में बताई भी है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और यहां पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस y का न्यूनतमीकरण करना है ना। न्यूनतमीकरण यहां पर करना है, जबकि अवरोध यहां पर 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और दूसरा दिया गया है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर ये अवरोध दिए गए हैं और z का हमें न्यूनतम मान समझो ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम यहां पर भी वही पुराना वाला काम करने वाले हैं। जो भी हमें यहां पर पहली असमका दी गई है उसका आलेख पहले खींचो। ये हमारे पास है 2x प्लस वाई और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। इसका हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खींचेंगे। इसका आलेख खींचो और आलेख खींचने के लिए हमें क्या करना होता है, संगत समीकरण बनाना है। क्या करना है, संगत समीकरण बनाना है। संगत समीकरण कैसे बनाओगे, 2x प्लस वाई बराबर 8 लिख दो, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। अब भाई यहां पर हमें x और y के मानों को बदल बदल के कोई दो मान ढूंढने होते हैं, है ना, कोई दो मान ढूंढने होते हैं। एक बार हम करते हैं x का मान 0 तो हमें y का मान मिल जाता है, फिर y का मान 0 तो हमें x का मान मिल जाता है। ये हमें हर प्रश्न के लिए वही प्रोसेस करनी है। तो यहां पर x बराबर 0 तब y का मान कितना मिल जाएगा, देखो 8 मिलेगा। यदि y बराबर 0 तब x का मान कितना मिलेगा, तो x का मान देखो 4 मिलेगा। सही है ना, समझ में आ रहा है। x का मान 0 लिख दो, y का मान 8 हो जाएगा। y का मान 0 लिख दो तो यहां 2 से भाग करोगे, x का मान 4 हो जाएगा। मतलब सीधी बात है, दो बिंदु हमें समझो मिल गए। वो कौन कौन से बिंदु हैं, मान लेते हैं कि बिंदु हमारा एक है a, एक है b। तो a बिंदु हो जाएगा 0,8 और एक कोई b बिंदु हो जाएगा हमारा 4,0 हो जाएगा। हमने दो बिंदु इस पहली वाली असमका को हल करने के लिए दो बिंदु हमने ढूंढ लिए, a और b। इन दोनों को मिलाएंगे, एक सरल रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां दूसरे वाले असमका की बात करो। पहला यहां पर ग्राफ बना लेते हैं। देखो ध्यान दें, क्या करना है, यहां पर हमें एक बनानी होती है x अक्ष और दूसरी हमें बनानी होती है y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष इस प्रकार से परपेंडिकुलर एक दूसरे पर बनाते हैं, वो तो हमें सारी बातें पता ही हैं भाई। चलो ठीक है, इसके बाद में यहां पर हमें क्या करना है, ये बिंदु दर्शाना है। तो पहला काम, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहां पर 1 सेंटीमीटर का एक इकाई मानते हुए हम यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर हम पॉइंट बना लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार y अक्ष पर बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसे बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे। ठीक है, अब देखो 0,4 बनाओ, 0,8 बनाओ। तो बच्चों यहां पर x का मान 0, y का मान 8। यहां पर ये टॉप बिंदु जो दिखाई दे रहा है ये आपका 0,8 कहलाएगा। 4,0 कहां कहलाएगा, देखो ये बिंदु हमारा 4,0 हो जाएगा। इस बिंदु का नाम हमारे पास है a और इस बिंदु का नाम है हमारे पास, क्या है नाम इसका, b नाम है। चलो इसका नाम b डाल देते हैं। ठीक है, और b बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, यहां पर 4,0 हैं, जबकि a बिंदु के निर्देशांक हैं 0,8। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला के एक रेखा यहां पर हमें मिल जाएगी। देखो इस प्रकार इन दोनों को मिलाओ और ये हमें एक रेखा सीधी सीधी यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी सीधी रेखा है। ठीक है, यहां पर बच्चों किसी प्रकार का ये नहीं है कि टेढ़ी बेढ़ी, अगर आप बिल्कुल सीधी बनाओगे ना, एकदम स्केल से बनानी है, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, स्केल से आपको सीधी रेखा बना देनी है। ये हमारी हो गई एक सीधी रेखा। ठीक है, क्लियर है। ये रेखा जो है वो कौन से समीकरण को निरूपित कर रही है, ये हमारा जो समीकरण है इस पर आप लिख दें। इस रेखा का समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 8। 2x प्लस वाई बराबर 8 को निरूपित ये वाली रेखा कर रही है। ठीक है, इसका हल क्षेत्र आप ढूंढो भाई, हल क्षेत्र किधर है, क्योंकि रेखा का हल क्षेत्र तो एक अद्वितीय होता है, लेकिन रेखा का हल अद्वितीय होता है, लेकिन मगर असमका का हल तो अद्वितीय नहीं होता है। असमका के हल को ढूंढना है तो असमका का हल अनंत होते हैं, हल असमका के हल अनंत होते हैं। इसके हल हम देखेंगे तो या तो फिर इधर होंगे या फिर इधर होंगे, कहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो जितने, अगर इधर का क्षेत्र पूरा का पूरा क्षेत्र समझो असमका का हल होता है,
इधर का क्षेत्र हल होगा या फिर इधर का क्षेत्र हल होगा। अगर इधर का क्षेत्र हल होगा तो मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाता है तो इधर का क्षेत्र हल होता है, और मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होता है तो समझो मूल बिंदु के विपरीत साइड का क्षेत्र होता है। तो यहां पर हम मूल बिंदु से पहले संतुष्ट कराते हैं। पहली जो असमका है ये आपके पास 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इसमें हमें क्या करना है, x बराबर 0 y बराबर 0 रखना है। ठीक है, यहां पर ये रख देते हैं। रखो भाई x का मान 0 y का मान 0, जैसे ही लिखोगे तो यहां से हमें 0 बड़ा है 8 से। बच्चों बिल्कुल असत्य बात है भाई, असत्य तो है। क्यों है? क्योंकि 0 बड़ा होता है क्या 8 से? 0 बड़ा होता है क्या 8 से? बिल्कुल भी नहीं होता है। 0 तो छोटा होता है। यहां लिखता है 0 बड़ा है 8 से, बिल्कुल गलत लिख रहा है। इसका मतलब ये वाली असमका जो है वो मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब इस क्षेत्र में इसका हल क्षेत्र नहीं है। इसका हल क्षेत्र कहां होगा? इसके अपोजिट साइड में मूल बिंदु के दूसरी ओर इसका हल क्षेत्र होगा। इधर वाले क्षेत्र, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र इसका हल क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इधर वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर आप इतनी बात लिख भी सकते हो। अतः इस असमका का हल क्षेत्र, इस असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा, ऐसा आप लिख दें। ठीक है, दूसरी ओर होगा। करेक्ट बात। अच्छा भाई, इसके बाद अब दूसरी वाली जो असमका दी गई है उसका भी आलेख खींचोगे तो यहां पर आप लिखो असमका नंबर 2, इसका आलेख खींचो। असमका नंबर 2 है x प्लस 2y और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिखा है। इसका हम क्या करेंगे, इसका भी आलेख खींचेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई, इसका आलेख कैसे खींचोगे? प्रोसेस वही करनी है कि इसका हम बना लेते हैं, ये संगत समीकरण बना लेते हैं। क्या करेंगे, संगत समीकरण यहां बनाएं। अब संगत समीकरण देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 10, ये इसका संगत समीकरण हो जाएगा। अब यहां पर इसमें भी वही पुरानी बात, दो बिंदु ढूंढो भाई। ये रेखा को निरूपित करेगा, ये समीकरण क्या करेगा, एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। तो यहां पर इस सरल रेखा को निरूपण करने के लिए क्या करेंगे, इस पर दो बिंदु ढूंढेंगे। मान लिया पहले x का मान 0, तो y का मान बच्चों कितना हो जाएगा, ये x का मान 0 लिखोगे, 2 से भाग करो, y का मान 5 निकलेगा। और यदि y का मान 0 लिख दें तो यहां से x का मान देखो कि ये 0 हो जाएगा, तो x का मान सीधा सीधा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि इस रेखा पर कोई दो बिंदु मान लो C और D हो गए। C बिंदु के निर्देशांक हम यहां पर लिखेंगे। C बिंदु के निर्देशांक ऐसा लिख दें कि एक बिंदु C मिल गया, वो तो 0,5 मिलेगा, जबकि बिंदु D के निर्देशांक हम यहां पर 10,0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं। देखो C बिंदु 0,5 दिखाना है। 0,5 बच्चों यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है, 0,5 तो यहां पर हो जाएगा। देखो x का मान 0, y का मान 5, ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, 0,5 कहलाएगा। यहां पर हम लिख देते हैं ये हमारा C बिंदु है और इस C बिंदु के निर्देशांक है 0,5। इसके बाद D बिंदु 10,0 दिखाना है। 10,0 यहां पर 10, अभी यहां पर थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। देखो यहां पर 9 हो गया, यहां पर 10 होगा, ये 9 और ये 10। ठीक है, तो 10,0 यहां पर होगा, हो जाएगा ये वाला बिंदु। देखो 10,0 यहां पर लिख दो, ये हमारे पास है 10,0, ये बिंदु हो गया हमारा D। अब भाई C और D को आपस में मिलाओ तो यहां भी एक रेखा ये देखो मिल जाएगी। ये बिंदु C है, ये बिंदु D है, दोनों को मिलाओ तो इस तरीके से हमें एक रेखा ये मिलेगी। देखो है ना, ये वाली रेखा हो गई। और ये रेखा कौन सी है, ये हमारी रेखा ये हो गई x प्लस 2y बराबर 10। क्या लिखोगे यहां पर, x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब इसका भी हमें हल क्षेत्र ढूंढना है। ये असमका का हल क्षेत्र ढूंढना है, रेखा का तो नहीं, असमका का ढूंढना है। तो अगर असमका का हल क्षेत्र ढूंढोगे या तो इधर आएगा या हल क्षेत्र इधर आएगा, तो इसको भी हमें वही काम करना है, मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है। यदि मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाए तो हम लिख देंगे कि इस असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। यदि संतुष्ट ना करे तो असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर है। वही काम यहां फिर लिख देना है। देखो यहां लिखना है असमका, असमका, यहां पर असमका कौन सी है, दूसरी नंबर वाली, x प्लस
x प्लस 2y और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें क्या करना है, x बराबर 0 रखना है, y बराबर 0 रखना है। ठीक है, रखने पर क्लियर बच्चों, रख देते हैं x का मान 0, y का मान 0। अगर x का मान 0, y का मान 0 रखें तो यहां से हमें 0 प्लस 0 बड़ा है बराबर काय से, देखो ये 10 लिखा है ना, 10 लिखना है। ठीक है, बराबर में क्या है 10, तो ये बड़ा बराबर 10 के क्या सत्य लिखा है। ये बच्चों यहां पर बताओ, ये 0 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है, बताओ 0 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 0 बड़ा नहीं होता है, ये भी बात बिल्कुल असत्य लिखी हुई है। कैसी लिखी है, असत्य। यदि असत्य लिखी है तो इसका मतलब भी यही हो गया कि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं बल्कि मूल बिंदु से दूसरी ओर होगा। तो इस वाली असमका का भी हल क्षेत्र कहां होगा, मूल बिंदु के दूसरी ओर, मतलब ऊपर की ओर होगा, ये है ना। तो इसका हल क्षेत्र ये हो गया। यहां आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहां पर लिखना है अतः इस असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। ठीक है, मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। तो यहां पर भी हमने मूल बिंदु के दूसरी ओर इसका हर क्षेत्र बना लिया। तीसरी बात यह कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का हल क्षेत्र हमेशा प्रथम चतुर्थांश होता है। तो यहां पर बार बार वही बात समझाने की जरूरत नहीं है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र y अक्ष के दाईं ओर होता है, इधर की ओर होता है, इधर की ओर। ठीक है, इधर की ओर सब हल क्षेत्र कहां होता है, इधर की ओर। अच्छा, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र y अक्ष के ऊपर की ओर होता है, इधर की ओर होता है। ठीक है, ये इधर की ओर होता है। तो बच्चों यहां पर जो 4 असमकाएं होगी उनका कॉमन रीजन बताओ, कॉमन क्षेत्र कौन सा है। तो बच्चों यहां पर आप कह सकते हो, देखो ध्यान दें, यहां पर ये वाला क्षेत्र, ये वाली रेखा का हल क्षेत्र इधर की ओर है, इस वाली रेखा का हल क्षेत्र इधर की ओर है, ये इसका हल क्षेत्र इधर की ओर है, ये इस वाले का हल क्षेत्र इधर की ओर है। तो बच्चों यहां पर कह सकते हैं ये टोटल जो दिखाई दे रहा है क्षेत्र, ये इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। कॉमन क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ये इसका सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन ये सुसंगत हल क्षेत्र बच्चों अपरिबद्ध है, कहीं से बाउंडेड नहीं है। देखो ध्यान दें, कैसा है, अपरिबद्ध क्षेत्र है। ये टोटल का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो क्षेत्र कैसा है, देखो एक बिंदु ए है, यहां पर अभी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो ये बिंदु निकल के आएगा। एक बिंदु यहां पर बी है और ये बिंदु आपका डी है। तो ये क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है, ये सुसंगत हल क्षेत्र है। पहले इस बिंदु के निर्देशांक निकालो। मान लेते हैं ये बिंदु हमारा है ई, इसके निर्देशांक पहले निकालो। देखो कैसे निकालोगे, इन दोनों रेखाओं को हल कर दो, ये हो जाएगा। देखो कैसे करना है, पहली तो आपकी एक रेखा है जो है x प्लस 2y बराबर में 10, ये वाली तो ये वाली रेखा हो गई। ये वाली रेखा हो गई 2x प्लस y बराबर में कितना है 8, ये वाली दूसरी वाली हो गई, ये बराबर हो गया 8। ठीक है, ये बराबर हो गया 8। दो हमारी ये रेखाएं हैं, इनको हल करके हम पहले प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करो, या तो y बराबर कर लो या x बराबर कर लो। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इनको हल करना पड़ेगा। तो यहां से देखो 2 से गुणा कर दें, 2 से जैसे ही गुणा करोगे यहां पर हो जाएगा 4x प्लस यहां पर हो जाएगा 2y बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा। और यहां पर x प्लस 2y बराबर 10, इसको हम यहां पर घटा लें तो ये माइनस और ये माइनस, तो इस तरीके से 2y ये कैंसिल हो जाएगा। 4x में 1x घटाओगे 3x मिलेगा, बराबर में यहां पर मिल जाएगा 6 और x का मान यहां से देखो 2 मिलेगा। x बराबर 2 हमें मिल गया, बस x का मान 2 यहां पर रख दो तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर देखो इसमें रख देते हैं इस वाली में। ठीक है, क्या करना है, x का मान 2 लिखो, प्लस में 2y बराबर यहां पर लिखेंगे 10 और इसके बाद में 2y बराबर हो जाएगा 8। तो यहां से हम कह सकते हैं y का मान हमें 4 मिलेगा। मतलब बिंदु E के निर्देशांक समझो हमने ढूंढ लिए, बिंदु E के निर्देशांक हमें मिल गए, x का मान 2 और y का मान 4, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा 2,4 मिल गया हमें। ठीक है बच्चों, इतनी बात सही है। अब आगे की बात समझो, सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे सुसंगत हल क्षेत्र। सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा लिखना है, देखो a
यहां से समझो, यहां से ऊपर से और ले जाओ, बाई ए, क्या लिखना है, बाई ए, फिर इसके बाद ई, बाई ए ई, और इसके बाद ये है आपका डी, और इसके बाद में ये एक्स। ये इतना टोटल क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र है। ठीक है, सुसंगत हल क्षेत्र बाई ए ई डी एक्स है, जो कैसा है, अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है, आपको ये भी लिखना है। ठीक है, ये अपरिबद्ध क्षेत्र है, वो सुसंगत हल क्षेत्र हमने निकाल लिया। अब बच्चों यहां पर जो कोणीय बिंदु है उनकी बात करें। कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, देखो यहां पर लिख दें कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु बताओ कौन कौन से हैं, यहां पर लिखना है। एक कोणीय बिंदु हमारा हो गया 0,8। दूसरा कोणीय बिंदु, यहां पर ऐसा करते हैं, पूरा यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस टेबल में ही पूरी डिटेल लिख लेते हैं। जो कोणीय बिंदु हैं वो कौन कौन से, एक तो बिंदु हमारा ए है जो 0,8 दिया गया है। एक दूसरा कोणीय बिंदु हमारा ई है जिसके निर्देशांक हमने निकाले हैं 2,4। एक तीसरा कोणीय बिंदु हमारा डी है जिसके हमने निर्देशांक निकाले हैं 10,0। इन तीनों कोणीय बिंदुओं पर हम देखेंगे कि कहां पर z का मान हमें न्यूनतम प्राप्त हो रहा है। z का न्यूनतमीकरण मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर देखो, हम यहां पर z बराबर लिखेंगे। z बराबर देखो कितना दिया गया है, ये दिया है x प्लस बाई। z बराबर क्या है, x प्लस बाई। तो भैया यहां पर एक काम करो, x का मान 0 लिखो, बाई का मान 8 लिखो, तो z बराबर 8 मिलेगा। x का मान 0, बाई का मान 8, तो z बराबर हो गया 8। x का मान 2 लिखो, y का मान 4 लिखो, तो यहां से z का मान मिल जाएगा 4 और 2 6, ये 6 हो जाएगा। x का मान 10 लिखो, y का मान 0 लिखो, तो z का मान यहां पर 10 मिलेगा। अब बच्चों इन तीनों में से देखो जहां पर न्यूनतम मान है वही इसका न्यूनतमीकरण मान हो जाएगा। मतलब ये मान इसका क्या है, न्यूनतम है। क्या है, ये न्यूनतम है। बच्चों यहां पर एक समस्या हो गई कि क्षेत्र हमारा अपरिबद्ध है। कैसा है, अनबाउंडेड क्षेत्र है, ये सुसंगत हल क्षेत्र अनबाउंडेड है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर ये बिंदु जो है ना 2,4, इस 2,4 पर न्यूनतम मान 6 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहां पर एक बात पेच फंस गई कि हम ये कैसे बताएं कि ये 6 जो मान है, न्यूनतम मान 6 है, वो वास्तव में 6 है भी या नहीं। उसके लिए यहां पर एक प्रोसेस करते हैं कि जहां ये जो z का मान x प्लस बाई दिया गया है, x प्लस बाई हम ये मान लें कि x प्लस बाई और लेस देन इक्वल टू 6, ऐसा लिख लें। ठीक है, और इसका हम आलेख खींचे, और यदि इसका आलेख सुसंगत हल क्षेत्र में आता है तो समझो यहां पर इसका ये 6 न्यूनतम मान नहीं है। और यदि इसका आलेख सुसंगत क्षेत्र में नहीं आ रहा है तो समझेंगे कि यहां पर जो न्यूनतम मान 6 है वो बिल्कुल है, बिल्कुल पक्की बात है। कैसे, देखो इसका हम ग्राफ खींचते हैं। वही काम अगर इसका हमें ग्राफ खींचना हो, किसी भी असमका का ग्राफ खींचना हो, तो संगत समीकरण बनाते हैं। यहां पर संगत समीकरण बनाओगे तो x प्लस बाई बराबर कितना आएगा, देखो x प्लस बाई बराबर हो जाएगा, x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 6। और यहां से x का मान हम कुछ रख दें, देखो x का मान मान लो 0 लिख दें, तो y का मान कितना आएगा, 6। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एक बिंदु लें, यहां पर जो बिंदु ए मिलेगा वो कितना मिलेगा, x का मान 0 तो y का मान 6 मिल जाएगा। तो एक बिंदु 0,6 एक ऐसा बिंदु होगा जो इस रेखा पर होगा। कौन सी रेखा पर, x प्लस बाई बराबर 6 वाली रेखा पर। और एक बिंदु तो ये है, एक बिंदु 0,6 देखो, तो 0,6 बच्चों यहां पर कहीं होगा। देखो यहां पर ये दिखाई दे रहा है ना 6, ये तो 0,6 यहां पर होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, इस बिंदु से होती हुई जाएगी, ई बिंदु से होती हुई इस प्रकार से एक रेखा जाएगी। बात समझ में आ रही, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा जो है वो कौन सी है, x प्लस बाई बराबर 6 की रेखा है, x प्लस बाई बराबर 6 की रेखा है। अब इसका हल क्षेत्र ढूंढो कि इसका हल क्षेत्र इधर है या इधर है। अगर इस वाली असमका का हल क्षेत्र इस वाले रीजन में आता है तो हमें लिखना है कि इसका न्यूनतम मान 6 नहीं है। और यदि इसका हल क्षेत्र इस क्षेत्र में नहीं आता है, इसका हल क्षेत्र अगर इधर आता है, तो हमें लिख देना है कि इसका न्यूनतम मान बिल्कुल 6 पक्की बात है। तो बच्चों यहां पर कैसे चेक करते हैं कि इसका हल क्षेत्र, इसके हल क्षेत्र के लिए हम मूल बिंदु से संतुष्ट करा दें। भाई यहां जैसे ही मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे, x का मान 0, y का मान 0 लिखोगे,
ये असमका जो तुम्हारी है वो कौन सी है, x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 6, इसमें x का मान 0 लिखो, y का मान 0 लिखो, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सत्य बात लिखी है। कैसी है ये, सत्य है। अगर ये सत्य है तो इसका हल क्षेत्र फिर किधर की ओर होगा, देखो इधर की ओर, ध्यान से समझो, इसका हल क्षेत्र किधर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि मूल बिंदु से ये संतुष्ट हो रही है, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर लिखना है। तो बच्चों यहां पर इसका हल क्षेत्र इस सुसंगत क्षेत्र में नहीं आ रहा है, इसका मतलब जस्ट बात यही हो गई कि ये जो न्यूनतम मान है उसका जेड का वो यही बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लिख देना है, इसको ये लिखना है कि बिंदु 2, मतलब x बराबर 2 और y बराबर 4, x बराबर 2 y बराबर 4 पर न्यूनतम मान 6 है। बिंदु x बराबर 2, y बराबर 4 पर z का न्यूनतम मान बराबर क्या लिखना है, z का न्यूनतम मान बराबर 6 लिखना है। ये बात आपको इतनी ऐसे करनी है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अगर बच्चों यहां पर ये आपने ना किया और सीधा सीधा लिख दिया कि ये बिंदु जो 2,4 है और इस बिंदु पर z का मान न्यूनतम मान 6 है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पर एक कंफर्मेशन बात करने के लिए हमें यहां पर क्या करना है, ये जो z बराबर लिखा है x प्लस वाई, इसका न्यूनतम मान हमने 6 मान लिया। यहां पर देखो क्या कर दिया, 6 या 6 से कम है ये मान लिया। तो 6 या 6 से कम इसका, अगर z का मान 6 या 6 से कम है तो इसका हमें आलेख खींच के देखना है। बस आलेख में अगर ये सुसंगत क्षेत्र आ रहा है, इसका आलेख सुसंगत हल क्षेत्र में आ रहा है, तो यहां पर लिखना है इसका ये न्यूनतम मान 6 नहीं है। और यदि सुसंगत हल क्षेत्र में इसका हल नहीं आ रहा है, इसका हल क्षेत्र तो देखो इधर की ओर आ रहा है, वो सुसंगत हल क्षेत्र हमारा इधर की ओर है, तो इसका मतलब ये 6 जो है, ये 6 जो z का मान 6 है वो आपका न्यूनतम मान बिल्कुल है। किस बिंदु पर, 2,4 पर। क्लियर बात हो गई बच्चों। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न के लिए देखो लिखता है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 8x प्लस 7y का अधिकतम मान ज्ञात करिए। यहां पर जो अवरोध है ना वो कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 समकाएं दी गई हैं। तो हमें यहां पर 6 रेखाओं को बनाना होगा, है ना। यहां पर ये 2 रेखाएं बनाती नहीं है, तो हमें पता है ये y अक्ष का समीकरण, ये x अक्ष का समीकरण, ये तो हमें पता है ना। प्रथम चतुर्थांश में इसका हल क्षेत्र होता है। 1 2 3 4, इन 4 असमकाओं के हमें ग्राफ खींचने हैं। पहला काम तो यही है कि भाई यहां पर हम ग्राफ खींचेंगे, इसका भी ग्राफ हमें सीधा ही सीधा मिलेगा। x बराबर y, मतलब x बराबर 20 इकाई की दूरी पर हमें सीधा y अक्ष के समांतर रेखा खींच देनी है। y बराबर 40 लिखा है, तो यहां पर x अक्ष के समांतर 40 इकाई की दूरी पर रेखा खींच देनी है। ठीक है, यहां पर जो असमका होती है उसको हम समीकरण बना लेते हैं, ये तो हमें पता ही है। यहां से आ जाओ, यहां लिखा हुआ है असमका कौन सी है, देखो x प्लस वाई, ये आपको लिखना है लेस देन इक्वल टू 45 लिखा है। ठीक है, इसका हम संगत समीकरण बनाएं तो संगत समीकरण हमें देखो कितना मिल जाएगा, लिखना है x प्लस वाई बराबर 45 हो जाएगा। अब यहां से देखो हम इसके 2 बिंदु ढूंढ लेते हैं। x बराबर 0 अगर लिख दें, x बराबर 0 लिख दें तो y का मान हमें 45 मिलेगा, और यदि y का मान हम 0 लिख दें तो हमें x का मान 45 मिलेगा। तो यहां से हमने देखो इस असमका को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें यहां पर 2 बिंदु मिल जाएंगे। एक बिंदु a बराबर तो हो जाएगा 0,45, और एक बिंदु हमने मान लिया b, जिसको हम लिखेंगे 45,0। ठीक है, इस वाली जो हमारा समीकरण हमने बना लिया, जिसका हमें रेखा प्राप्त होगी, उस रेखा के 2 बिंदु हमने ढूंढ लिए 0,45 और एक b बिंदु ढूंढ लिया 45,0। ठीक है, इसका बना देते हैं, पहले तो यही रेखा ही बना लेते हैं। इसका हम यहाँ पर आलेख खींच लेते हैं। देखो इस प्रकार से लिख दें, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये बड़ी 45 संख्या है ना, बड़ी संख्या है, तो 45 अगर हम सेंटीमीटर के निशान लगाएं तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ न तो आपके बोर्ड पर, हमारे बोर्ड पर आ सकते हैं, ना आपकी कॉपी पर आ सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर इकाई मान लेना है। यहाँ पर 10 इकाई को हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे।
ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको 10 लिख देना है, यहाँ पर दूसरे सेंटीमीटर पर 20 लिखना है, यहाँ पर आपको 30 लिख देना है, यहाँ पर आपको 40 लिख देना है, ये 50 हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। इस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी और आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार बाई अक्ष पर भी लिखना है, 10 लिखना है, यहाँ पर 20 लिखना है, यहाँ पर 30 लिखना है, यहाँ 40 और यहाँ 50, फिर 60, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जो भी आगे आएगा हम बढ़ा लेंगे। तो बिंदु 0,45 बताओ बच्चों कहां पर आएगा? यहां कहीं बिंदु होगा 40 के आगे, आपको यहां 50 और 40 के बीच में यहां पर कोई बिंदु हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? ए बिंदु कहेंगे। ए बिंदु की निर्देशांक 0,45, ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा भाई, इसके बाद में बी बिंदु बनाओ, 45,0 लिखना है। 45,0 देखो यहां पर कहीं बिंदु हो जाएगा, ये आपका बिंदु बी कहलाएगा, जिसके निर्देशांक कितने हैं? 45,0 है, ठीक है। इन ए और बी दोनों बिंदुओं को आपस में अगर हम मिला दें तो यहां से हमें एक सीधी रेखा देखो प्राप्त हो जाएगी। ये वाली रेखा हो गई सीधी रेखा। ये रेखा कौन सी है? x + y = 45 को निरूपित करती है। ये वाली रेखा किसको निरूपित करती है? x + y = 45 को निरूपित करने वाली ये हमारी एक रेखा बन जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। आगे की बात समझते हैं। यहां पर ये हमारा एक रेखा, अब इसका हल क्षेत्र ढूंढो बच्चों कहां पर होगा? इसका हल क्षेत्र कहां होगा? इसके हल क्षेत्र में वही काम करना है, 0,0 से संतुष्ट कराओ, मूल बिंदु से लिखना है असमका। असमका कौन सी है हमारी? x + y ये <= 45। इसमें क्या करना है? x = 0, y = 0 रखना है, ठीक है। तो यहां पर अगर रखेंगे x का मान 0, y का मान 0, तो ये हमें देखो इस तरीके से शून्य छोटा होता है 45 से। बिल्कुल यथार्थ सत्य बात है, एकदम बात सही है। शून्य छोटा होता है, 45 बड़ा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु से ये असमका संतुष्ट हो रही है, मतलब इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर लिख देना है, ठीक है। लिखेंगे नहीं हम, जो भी बात है आप समझ लें अच्छी तरीके से। आप अपनी कॉपी पे लिखना चाहो तो लिखो, अगर बाय द वे आप नहीं भी लिखना चाहो ना, तो हमें क्या करना है, यहां पर साफ सुथरा बढ़िया सा ये चित्र बनाना है, और फिर इसके बाद वो कोनी बिंदु वाली टेबल बढ़िया सी बनानी है, और फिर आंसर बढ़िया सा बनाना है। यही चेक होता है। ये सब कुछ एग्जामिनर चेक नहीं करता है, लेकिन आपने अगर सही लिखा नहीं तो मेरे ख्याल से फिर आप ना कोनी बिंदु निकाल पाओगे, ना ये ग्राफ बढ़िया बना पाओगे, बनाएगा नहीं। तो आपको बिल्कुल क्लियर अपने आप ये सब कुछ सही होता है, इसलिए एग्जामिनर केवल और केवल ये देखता है कि आपने फिगर कैसे बनाया, एकदम बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो कोनी बिंदु वाली टेबल है, उस टेबल को चेक कर लेता है कि कहां पर उसके न्यूनतम बिंदु हैं और कहां पर अधिकतम बिंदु है। ये आपको चेक करके नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो इसका हल क्षेत्र बच्चों इधर की ओर हो गया। दूसरा हमारी असमका यहां पर दी गई है, देखो यहां पर दूसरी वाली असमका लिख देते हैं। यह है 3x + y, क्या लिखते हैं? दूसरी वाली जो असमका है उसको हम यहां लिखेंगे 3x + y, और यहां पर <= ये 66 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका भी हमें क्या करना है? इसका आलेख खींचना है। इसका क्या करना है? आलेख खींचना है। और इसको आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं? हम संगत समीकरण बनाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे संगत समीकरण। कितना हो जाएगा? बस बराबर का चिन्ह लगाओगे, 3x + y बराबर यहां 66 लिख दो, ये हमारा संगत समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब यहां भी हमें दो बिंदु ढूंढने पड़ेंगे। x का मान मान लो 0 लिख देते हैं, तो y का मान यहां से हमें कितना मिल जाएगा? देखो जैसे ही हमने x का मान 0 लिखा तो y का मान तो 66 हो जाएगा। अब हम यहां पर y का मान 0 लिखेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। देखो x का मान कितना मिल जाएगा? y का मान 0 लिखो, x का मान हो जाएगा ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 22 हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी वाली जो असमका है ये वाली है ना, दूसरी कहो या नंबर तो वैसे चौथा है, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी असमका है। तो इस असमका में भी हमने यहां पर इसके आलेख खींचने के लिए दो बिंदु ढूंढ लिए। c बराबर तो हो गया हमारा 0,66, और एक d बिंदु मान लेते हैं, इसको हम यहां लिख देते हैं 22,0, ठीक है। तो अब यहां पर देखो बिंदु बनाओ 0,66, 0,66 कहां पर लिखना है? देखो ध्यान से समझना बच्चों, 0 ये हो गया, 66 लिखना है। 60 के आगे देखो यहां पर कहीं 70 होगा, और 70 के पहले कहीं 66 होगा, यहां पर कहीं बिंदु 66 होगा, है ना। 0,66 यहां कहीं बिंदु होगा, इस जगह पर आप लिख लें 0,66।
ये बिंदु हमारा कौन सा है, सी, और इस सी को लिख देंगे 0,66। ये बिंदु हमारा 0,66 हो गया। ठीक है, इसके बाद डी बिंदु 22,6 है, तो 22,6 देखो 20 ये है, यहां पर कहीं बिंदु होगा, ये बिंदु यहां पर कहीं होगा, इसको कहेंगे डी बिंदु, और डी को निर्देशांक क्या लिखेंगे, 22,66 लिखेंगे। अब यहां पर इन दोनों को मिलाओ, ये डी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया, सी और डी को आपस में मिला दें तो इस तरीके से यहां पर देखो एक सीधी रेखा, ये भी आपकी एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से ये रेखा हमारी मिल गई, और इस रेखा को भी हम यहां पर, ठीक है, और इस पर हम लिख देते हैं, ये कौन सी रेखा है, देखो ये वाली रेखा है 3x + y = 66। यहां लिखेंगे 3x + y = 66। ठीक है, इतनी बात। अब बच्चों इसका भी हल क्षेत्र ढूंढो। इसका हल क्षेत्र ढूंढने के लिए भी वही काम करना है, x = 0 y = 0 रख दें, तो जैसे ही हम x का मान 0 y का मान 0 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान दें, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और <= 66 क्या सत्य लिखा है, हाँ बिल्कुल सत्य लिखा है, क्योंकि 0 छोटा होता है, 66 बड़ा होता है, तो इसका भी हल क्षेत्र हमें इधर की ओर ही लिखना है। इसका हल क्षेत्र किधर लिखना है, इसका भी देखो हल क्षेत्र हमें इधर लिखना है, मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एकदम सत्य लिखा है, इसका भी हल क्षेत्र कहां लिखना है, हमें मूल बिंदु की ओर। बात आ रही है समझ में। इसके बाद में यहां पर देखो दो असमकाएं और हैं, एक तो है आपका x <= 20, मतलब x का मान जो है वो 20 है या 20 से छोटा है, तो हमें क्या करना होता है, इसका भी हमें समीकरण बनाना है। तो x = 20 वाली रेखा खींचो, x = 20, देखो बच्चों ये बिंदु 20 दिखाई दे रहा है, तो x = 20 की रेखा आपको कहां खींचनी है, y अक्ष के समांतर, ये 20 से होती हुई जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से आपको ये रेखा मिलेगी। ठीक है, यहां पर x = 20 वाली ये रेखा हो जाएगी, 20 से होते हुए निकलेगी, ये आपकी रेखा है, y अक्ष के समांतर आपको ये खींचनी है। ये क्या लिखना है, यहां पर इसको लिखना है x = 20 की ये वाली रेखा है। ठीक है, इसके बाद दूसरी रेखा है y = 40, देखो y = 40, ये बिंदु 40 दिखाई दे रहा है ना, ये बिंदु 40 दिखाई दे रहा है, तो ये वाली रेखा आपको इस प्रकार से बनानी है। देखो ये वाली रेखा y = 40 है ना, x अक्ष के समांतर रेखा ये बना देनी है, ये वाली रेखा हो गई आपकी y = 40। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इसका हल क्षेत्र कहां होगा, ये आपको लिखा है <, छोटा है ना, तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र जो होगा, यहां पर ऐसे कहें कि अगर हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराएं तो 0 छोटा होता है 20 से, 0 छोटा होता है 20 से, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसका भी हल क्षेत्र आपको मूल बिंदु की ओर लिखना है, इधर की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है, अब इधर इसका हल क्षेत्र बताओ, यहां भी हम मूल बिंदु से संतुष्ट करा के देखें कि मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र है या मूल बिंदु से अपोजिट है, तो यहां 0 से संतुष्ट कराओगे तो 0 छोटा होता है 40 से, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब इसका भी हल क्षेत्र हमें क्या लिखना है, नीचे की ओर, इधर की ओर लिखना है। ठीक है, और बच्चों जो आपकी लास्ट वाली असमका होती हैं, ये तो नॉन नेगेटिव हमेशा ही होती हैं, है ना, ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, तो इसका तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के प्रथम चतुर्थांश में ही लिखना होता है ना। इसका हल क्षेत्र कहां लिखना होता है, इन दोनों असमकाओं का हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में होता है। अब बच्चों जो भी हमने असमकाएं बनाई उनको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो कौन सा है। बच्चों आप ध्यान से समझो, इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र आपको ये देखो, हम यहां पर छायांकित करके बताएं, ये आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा। देखो सभी का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा वो आपका इतना क्षेत्र उभयनिष्ठ होगा। देखो ध्यान दें, ये क्षेत्र आपका क्या होगा, सभी असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, यही क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान से समझना है बच्चों, है ना, यहां पर नहीं, ये नहीं, है ना, ये इतना, यहां से इन पर हम बिंदु नाम दे दें। देखो ध्यान दें, एक तो हमारा ये बिंदु हो जाएगा, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये सारे बिंदु हैं, ये आपके क्या हैं, ये कोणीय बिंदु मिल जाएंगे। ये देखो कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, इन पर थोड़ा ध्यान से समझना है, कौन कौन से कोणीय बिंदु। एक तो ये है, इस बिंदु को क्या कहोगे आप, इस बिंदु को हम कहेंगे 0,40, क्या कहेंगे यहां पर 0,40 इसको कहेंगे। ध्यान से समझना, इसको क्या कहेंगे 0,40। अच्छा इसको क्या कहोगे, इसको और इसको दोनों को हल करोगे तब ये बिंदु मिलेगा।
नाम डाल देते हैं यहां पर। तो ये तो ओ हो गया, यहां पर ये तो हमें पता है ना, ये बिंदु क्या है, यहां पर अभी नाम हमने नहीं डाला है, चलो दूसरा कुछ नाम अलग से डाल देते हैं, बिल्कुल एक और नाम डाल देते हैं, पी डाल दिया हमने, ठीक है, यहां पर पी डाल दिया, यहां पर हम क्यू नाम डाल देते हैं, यहां पर पी क्यू, यहां पर आर डाल देते हैं और यहां पर एस डाल देते हैं, और ये हमारा कोई टी मान लो डाल देते हैं, टी। तो ये क्षेत्र हमारा दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, बाउंडेड क्षेत्र है, ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। इन सभी बिंदुओं के अभी निर्देशांक हमें पता नहीं है, ज्ञात करना पड़ेंगे। देखो ध्यान दें, पहला काम तो ये है, टी बिंदु के निर्देशांक बताओ। टी के निर्देशांक तो हो जाएंगे 0,40, एक बिंदु तो हमें ये मिल गया, ठीक है, ये वाला बिंदु कोनी बिंदु है ये, है ना। एक एस बिंदु है, एस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, तो एस बिंदु है क्या वास्तव में, इस वाली रेखा और इस वाली रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये वाली रेखा है y बराबर 40 और ये वाली रेखा ये लिखिए, इसमें y का मान 40 रख दें, तो यहां से देखो x प्लस y का मान 40 लिखें, बराबर इधर है 45, तो यहां से x बराबर 5 निकलेगा। हम कह सकते हैं कि एस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 कितने हो जाएंगे, 5,40, y का मान 40 और x का मान 5। इतनी बात बच्चों समझ में आई, ये हमने अपने, है ना, आप अलग से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर बिंदु के एस बिंदु के निर्देशांक एक बार फिर से समझो, एस बिंदु जो है वो इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है, इसलिए इस रेखा और इस रेखा को हल करो, मतलब y का मान 40 इस रेखा में रख दो तो x का मान निकलेगा 5। तो इस तरीके से x का मान 5 और y का मान 40, ये एस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। इसके बाद देखो आर बिंदु की बात करो, आर बिंदु के अगर हम निर्देशांक ज्ञात करना चाहें, ध्यान से समझना है, आर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो इस आर बिंदु के निर्देशांक हमें देखो इस वाली रेखा और इस वाली रेखा को हल करने से मिलेंगे। ये वाली रेखा कौन सी है, देखो ये लिखिए 3x प्लस वाई बराबर 66, यहां करके दिखा देते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 66 ये वाली रेखा है, और ये वाली रेखा है x प्लस वाई बराबर 45। इनको दोनों को हल करोगे, यहां घटा दें, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर में यहां लिखना है 10, 6 में से 5 घटाओ 1 मिलेगा और ये आपका 21 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 21/2, कितना हो जाएगा, ये बिंदु t के निर्देशांक हम क्या निकाल रहे थे, t बिंदु, है ना, कहां पर है भाई t बिंदु, r बिंदु निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, r बिंदु, ये वाला है ना, ये t बिंदु हो गया, s हो गया, r बिंदु को निकाल रहे थे। तो r बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, आप देख सकते हो, x का मान हमने निकाल लिया 21/2 r बिंदु के निर्देशांक के लिए। यहां पर ये वाली और ये वाली का कटान बिंदु r बिंदु है, इसलिए दोनों को हल करके यहां r बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, जिसमें r का मान हमने x निर्देशांक 21/2 निकाला है, x का मान इनमें यहां कहीं रख दें तो y का मान निकल आएगा। देखो y का मान हो जाएगा 45 माइनस 21/2, ये देखो y का मान निकालोगे तो x को इधर ले जाओगे, माइनस का 21/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास y का मान कितना हो गया, 45 दूनी 90 माइनस में 21/2 लिखो। तो इस तरीके से पहले घटाओ, 10 में से एक 9 तो ये बचेगा और ये 8 में से ये 6 बचेगा, ठीक है, 8 में से 2 घटेगा 6/, तो इस तरीके से 69/2 ये हो जाएगा 69/2, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आर बिंदु के निर्देशांक मिल गए। अब हम क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालें, कोणीय बिंदु सब निकालने पड़ेंगे, है ना, कोणीय बिंदु सब निकालने पड़ेंगे। अब ये कोणीय बिंदु आर का क्यू के निर्देशांक निकालो, तो ये वाला देखो, ये वाली रेखा और इस वाली रेखा का हाल है ना, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हमें क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इन दोनों रेखाओं को हल करना पड़ेगा। कौन कौन सी रेखाओं को, एक तो है x बराबर 20 ये वाली रेखा, और एक ये वाली रेखा है, ये आपकी है 3x प्लस वाई बराबर 66, 3x प्लस वाई बराबर क्या है 66। इन दोनों को हल करो तो यहाँ x का मान 20 लिख दें, तो 3 गुणे 20 प्लस वाई बराबर यहाँ लिख दें 66, तो y बराबर हो जाएगा 66 माइनस 60, मतलब y बराबर 6। x बराबर 20, y बराबर यहाँ पर हम लिख दें x का मान 20 और y का मान कितना 6 आएगा। यहाँ पर एक बिंदु q के निर्देशांक मिल गए ये। और इसके बाद में P बिंदु जो हमने लिखा है, P बिंदु के निर्देशांक आप कह सकते हो बड़े आराम से, यहां से यहां तक कितना है, ये है 20 और y बराबर 0, मतलब 20,0। तो बच्चों ये हमारे पास सुसंगत हल क्षेत्र के जो कोणीय बिंदु हैं वो हमने निकाले, ठीक है।
आप यहां लिख सकते हो सुसंगत हल क्षेत्र। क्या लिखोगे यहां पर, यहां लिख देते हैं सुसंगत हल क्षेत्र। सुसंगत हल क्षेत्र क्या लिखोगे, ये लिखोगे भाई टी एस, क्या लिखना है टी एस आर क्यू, क्यू के बाद पी और इसके बाद ओ। ठीक है, यहां से यहां तक ये टोटल है ना। ओ बिंदु तो आपको पता है ना मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0,0। ये हमारा सुसंगत हल क्षेत्र है जो कैसा है, जो परिबद्ध है मतलब बाउंडेड है। तो इस बाउंडेड क्षेत्र का हमें अब यहां इस क्षेत्र में ये ढूंढना है कि इसका अधिकतम मान किस बिंदु पर होगा। ये आपके क्या है, कोणीय बिंदु हैं। तो यहां पर एक टेबल बनाओ और इस टेबल में यहां पर लिख लो कोणीय बिंदु। ये वाले हो गए कौन से बिंदु, कोणीय बिंदु हो गए। और इसके बाद जो z का मान है वो यहां पर लिखो। z बराबर कितना आएगा, देखो ये यहां पर लिख लेते हैं z। ये हमारा z बराबर कितना आएगा यहां पर लिखो भाई, z का मान यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो z वैसे लिखा ये है 8x, क्या लिखा है 8x + 7y। z बराबर लिखा है 8x + 7y। अब पहले 0,40 यहां लिख के देखो। z बराबर 8x का मान हम लिखेंगे 0 + 7 × y का मान लिखेंगे 40। y का मान कितना लिखना है 40। तो इस तरीके से z का मान यहां से आ जाएगा 7 × 28 मतलब 280। तो यहां पर इस बिंदु पर 280 z का मान आ गया है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कोणीय बिंदु है उस पर भी इसी प्रकार चेक करो। तो दूसरा बिंदु हमारा है ये S, जिसके निर्देशांक 5,40 है। हमने z बराबर हमारा दिया गया है कितना 8x + 7y दिया गया है। और यहां पर हम z बराबर इस बिंदु पर निकालना चाह रहे हैं। तो x का मान लिखें 5, तो 8 × 5 हो गया, + 7 × y का मान कितना लिखेंगे 40 लिखेंगे। तो 40 लिख देते हैं। z बराबर यहां से मिलेगा 8 × 5 = 40 + 7 × 28 280 और बराबर दोनों को जोड़ो 320 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखना है 320। यहां पर इस बिंदु पर z का जो मान मिल रहा है वो कितना है 320 है। अब इस बिंदु पर निकालो, सभी बिंदुओं पर हमें निकालना है। तो तीसरा बिंदु जो है उस पर हम निकालते हैं। देखो तीसरा बिंदु है 21/2 और 69 मतलब 69/2 है ना। तो 69/2 और 21/2 69/2 यहां लिख के देखो 8 गुणे यहां पर लिखना है x का मान 21/2 + 7 गुणे 69/2। ठीक है, तो यहां से कह सकते हो भाई 8 × 1 = 8 8 दूनी 16/2 प्लस यहां पर देखो 7 × 9 = 63 और 7 × 6 = 42 और 42 और 6 48। यहां पर लिखो 48 और नीचे क्या लिखना है /2 लिखना है। अब इनको दोनों को जोड़ के बताओ यहां z की वैल्यू कितनी आएगी। देखो 2 LCM आएगा, इनको जोड़ो 8 × 3 = 11 और 8 × 6 = 14 और 1 = 15 और 5 और 1 = 6। तो यहां पर 661/2 661/2 मतलब इसको अगर हम दशमलव में निकालना चाहें 2 से भाग करें तो 2 × 6 2 दूनी 4 और 1 2 5 10 और दशमलव मतलब 325.5 कह सकते हो। क्या कह सकते हो 325.5 कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इसके बाद देखो तीसरा ये चौथा कोणीय बिंदु दिया गया है उस पर भी हम z का मान निकालें, हर एक पर निकालेंगे। देखो यहां भी निकालेंगे 20,60 पर 6 पर निकालें 20,6। तो यहां पर x का मान लिखना है 20 तो 8 × 20 + 7 × y का मान कितना 6 लिखना है। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 160 + 7 × 6 = 42 7 × 6 = 42। ठीक है, तो अब इनको दोनों को जोड़ो तो 2 6 4 10 और 202 हो जाएगा। तो यहां पर इस बिंदु पर वैल्यू आएगी z की कितनी 202 आएगी। अच्छा 20,0 पर निकालो भाई 20,0 पर निकालो तो यहां पर ये हो जाएगा 8 × 20 + 7 × y का मान 0 लिखो तो 8 दूनी 16 यहां पर 160 आएगी। ठीक है, यहां पर इस बिंदु पर कितनी आएगी 160 आएगी। अच्छा 0,0 पर तो बच्चों 0 आएगी, बस इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कोणीय बिंदुओं पर हमने ये निकाल लिए, ये आपके z के मान निकालिए। अब आप देख सकते हो यहां पर कहां पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिस पर सबसे अधिकतम वैल्यू निकल रही है। तो बच्चों ये बिंदु आपका ऐसा बिंदु है जो अधिकतम मान दे रहा है ना। ये है अधिकतम मान,
अधिकतम मान आपका ये कहां से कहां पर आ रहा है, 21/2, 69/2 पर आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। क्या लिखते हैं, बिंदु 21/2, 69/2 पर जेड का क्या, चूंकि अधिकतम ही मान तो पूछा गया है, पर जेड का अधिकतम मान बराबर क्या लिखना है, अधिकतम मान बराबर लिखना है ये 325.5 यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है। ये है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, तो बस ग्राफ को अच्छे से समझना है, साफ सुथरा चित्र बनाना है और ये आपको टेबल बनानी है और इस टेबल में ये दिखाना है कि किस बिंदु पर ज्यादा है या किस बिंदु पर, कहीं में न्यूनतमीकरण कहेगा तो किस बिंदु पर कम है। तो बस ये हमें देख के एग्जामिनर नंबर देता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िया सा साफ सुथरा चित्र होना चाहिए, बढ़िया से साफ सुथरी ये टेबल होनी चाहिए, है ना। सुसंगत क्षेत्र कौन सा है वो आपको दिखाना है। ठीक है, और यहां पर किस बिंदु पर सबसे मतलब अधिकतमीकरण करवाना है, तो यहां पर जेड का अधिकतम मान देखो किस बिंदु पर मिल रहा है। कहीं न्यूनतमीकरण कह रहा है तो हमें दिखाना है किस बिंदु पर न्यूनतम मान दे रहा है, बस ये बात है ना। तो इस टाइप के आपके सारे प्रश्न हैं। चलिए एक और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं। अब बच्चों देखो, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, इसमें लिखता है निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर एक्स प्लस वाई का अधिकतमीकरण करना है। अवरोध यहां पर दिए गए हैं, ये असमकाएं जो दी गई हैं वो ये दी गई हैं, इनसे हमें क्या करना है, जेड का अधिकतम मान ज्ञात करना है। कैसे करना है, सिंपल सा काम, सब में वही करना है, ग्राफ अलग अलग होंगे, बस ये देखना है कि सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा है ना। यदि सुसंगत हल क्षेत्र हमें पता चल जाए तो उनके कोनी बिंदु पता चल जाते हैं और कोनी बिंदु पर हम उसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात कर लेते हैं। इतना सा काम होता है, कोई खास ज्यादा नहीं है। बस यहां पर देखो पहली जो असमका दी गई है इस प्रकार से है, x माइनस वाई और ये हमारा है लेस देन इक्वल टू -1। इसका हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। अब इसका आलेख खींचने के लिए हमें संगत समीकरण बनाना होता है। यहां लिखेंगे संगत समीकरण बना लें भाई। संगत समीकरण हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1। अब इसका हमें यहां पर बिंदु ढूंढने होते हैं, तो बिंदु ढूंढने के लिए हमने वही कॉमन सा तरीका बताया कि x बराबर 0 लिखो तो y का मान यहां से आएगा। यहां y का मान जब 0 लिखो तो अब इसमें x का मान आ जाएगा। यहां देखो y का मान जैसे 0 लिखोगे x का मान -1 आ जाएगा। तो अब यहां पर हमें देखो दो बिंदु यहां से मिल गए। इस रेखा पर दो बिंदु होंगे, मान लिया एक बिंदु A है वो है 0,1 और यहां पर एक दूसरा बिंदु B जिसको हमने लिख लिया -1,0। ठीक है, हमें दो बिंदु यहां पर मिल गए और इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट करके हम रेखा बना लेंगे। ठीक है, चलो यहां रेखा बना के पहले दिखा देते हैं। ये हमारे पास कोई एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और इसके बाद ये हमारी एक क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज रेखा x अक्ष कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष कहलाती है। और इसके बाद ये हमारा मूल बिंदु होता है। ए बिंदु बनाओ तो यहां पर देखो एक एक सेंटीमीटर को एक इकाई मानते हुए यहां पर पॉइंट मान लेते हैं 1 2 3 4। छोटी छोटी सी जब बिंदु होते हैं ना, छोटे छोटे बिंदु होते हैं तो उसमें हम एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों यहां पर 0,1 लिखना है। x का मान थोड़ा सा चित्र बड़ा बना लें जिससे और स्पष्ट बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, x अक्ष ये हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया। ये मूल बिंदु हो गया। यहां पर 1 लिख दें, यहां पर 2 लिख दें, यहां पर 3 लिख दें। ठीक है, इधर की ओर 1 और यहां पर 2 और यहां पर 3, एक एक सेंटीमीटर की एक इकाई मानते हुए इधर आओगे x की विपरीत दिशा में तो -1 यहां होगा, -2 यहां होगा इधर की ओर, इधर y की ऋणात्मक दिशा। ठीक है, तो पहला बिंदु है 0,1। 0,1 बच्चों ये बिंदु हो जाएगा, देखो x का मान 0 y का मान 1 तो ये बिंदु हमें मिल जाएगा 0,1। ठीक है, इस बिंदु को क्या कहोगे, 0,1। 0, ए बिंदु हो गया 0,1। ठीक है, इसके बाद अब बी बिंदु की बात करो -1,0 तो बच्चों ये बिंदु हमारा होगा -1,0। इसको क्या लिखेंगे, -1,0। ये हमारा बिंदु है बी
और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाओगे तो एक सीधी रेखा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से देखो इन दोनों को मिलाओ तो ये हमें एक रेखा मिल रही है। ठीक है, ये हमारी रेखा कौन सी है, आपको ये लिख देनी है, x माइनस बाई बराबर -1 को प्रदर्शित करती है। ये वाली रेखा -1 है। ठीक है, -1। क्लियर, इतनी बात है। इसके बाद में देखो दूसरी नंबर की बात समझो, दूसरी वाली यहां पर जो असमका दी गई है उसका भी हमें आलेख खींचना है। अच्छा, इसका हल क्षेत्र बच्चों कहां पर होगा, हल क्षेत्र भी तो ढूंढना है। हल क्षेत्र ढूंढने के लिए सीधा सीधा मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ। x बराबर 0 जो असमका लिखी है, x माइनस बाई लेस देन इक्वल टू -1, इसमें आपको क्या करना है, x बराबर 0 बाई बराबर 0 रख के देख लेना है। x बराबर 0 बाई बराबर 0 रख के हम देखेंगे तो हमें ये दिखाई दे रहा है 0 छोटा है -1 से, बिल्कुल असत्य। 0 तो बड़ा होता है -1 से, यहां पर ये बिल्कुल असत्य लिखा हुआ है। तो अगर ये असत्य है इसका मतलब मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही है। ये वाली असमका मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र इधर नहीं है बल्कि ऊपर की ओर है। मूल बिंदु के अपोजिट साइड इसका हल क्षेत्र आपको यहां पर इस प्रकार इंगित कर देना है, ऊपर की ओर। यहां पर ये निशान ऊपर की ओर लगा दो। ठीक है, तो इसका हल क्षेत्र हो गया ऊपर की ओर, मूल बिंदु के अपोजिट साइड। अब आते हैं दूसरी वाली असमका पर। दूसरी जो असमका है वो देखो ये लिखी है यहां पर नंबर, दूसरी जो असमका है वो लिखी है -x प्लस बाई और ये लेस देन इक्वल टू 0। इसका हमें आलेख खींचना है। अब अगर इसका आलेख खींचोगे तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, संगत समीकरण बनाना है। यहां लिख देते हैं संगत समीकरण। अगर संगत समीकरण बनाओगे तो ये लिखना है -x प्लस बाई बराबर में 0। अब बच्चों इसका अगर हम आलेख खींचें तो अब ये तो आप बिल्कुल एकदम मोटे दिमाग की बात है, एकदम सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये रेखा जो होती है वो मूल बिंदु से जाने वाली होती है, जिसमें x हो, बाई हो, अचर पद ना हो, तो समझो मूल बिंदु से रेखा जाएगी। और यहां ऐसा भी कह सकते हैं कि इस रेखा की जो प्रवणता है वही रेखा नंबर 1 की प्रवणता है, इस वाली रेखा की भी प्रवणता वही है जो इसकी प्रवणता है। मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी और ये समांतर होगी लेकिन जाएगी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से होकर जाती हुई एक रेखा आपको इस प्रकार खींच देनी है। देखो ये, ठीक है, ये रेखा आपको इस प्रकार लिखनी है। करेक्ट है बात। ये दूसरी वाली असमका का ये आपका आलेख हो गया -x प्लस बाई बराबर 0। ये रेखा का समीकरण हो गया और इसका हल क्षेत्र ढूंढो। तो असमका का हल क्षेत्र आप कैसे ढूंढोगे बच्चों, ये तो मूल बिंदु से जा रही है। अगर मूल बिंदु से ही गुजर रही हो तो फिर मूल बिंदु के इधर का या फिर इधर का कोई एक बिंदु लेके हम वहां पर संतुष्ट करा के देखते हैं कि संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां का कोई अगर इधर का बिंदु लें, 1 ले लें, 2 ले लें या फिर 3 ले लें, कोई भी बिंदु लें, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमने बिंदु ले लिया। ठीक, इस बिंदु से इस असमका को संतुष्ट करा के देखो, यदि संतुष्ट होती है तो असमका का हल क्षेत्र इधर हो जाएगा, संतुष्ट नहीं हो रही तो असमका का हल क्षेत्र फिर ऊपर की ओर हो जाएगा। इतना ही तो करना होता है, बस बिंदु से संतुष्ट करा के देखो, जिधर का बिंदु होगा उधर से संतुष्ट हो जाए तो समझो असमका का हल क्षेत्र उस बिंदु की ओर होगा। तो यहां से हम संतुष्ट करा के देख लेते हैं। देखो -x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 0 में 2,0 से संतुष्ट कराओ तो यहां लिख दें x बराबर 2 बाई बराबर 0 रखने पर x का मान 2 लिखें तो ये हो जाएगा -2 प्लस बाई का मान 0 लिखें और ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है। क्या ये सही लिखा है बच्चों? एकदम सही लिखा है। -2 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, बिल्कुल सत्य लिखा है। इसका मतलब इसका हल कहां पर होगा, 2,0 की ओर होगा। 2,0 ये बिंदु है, इसी ओर इसका हल क्षेत्र होगा, है ना। क्या करना है, इसका अब हल क्षेत्र इधर की ओर आपको इंगित कर देना है, इधर की ओर आपको बना देना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर तो बड़ी अजीब सी घटना हो गई कि यहां पर दोनों रेखाओं के द्वारा कोई भी उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं मिल रहा है। मतलब दोनों असमकाओं के द्वारा कोई भी उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं मिल रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये देखो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये कहां पर होता है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो यहां पर जो चारों असमकाएं, उन चारों असमकाओं में देखो कोई भी क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं है ना। इसका क्षेत्र इधर की ओर है, इसका क्षेत्र इधर की ओर है, तो कोई भी क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि इस असमका का कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र ना होने के कारण जो उद्देश्य फलन है उसका कोई भी अधिकतम मान प्राप्त नहीं होगा। भाई जो
उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है वही तो हल क्षेत्र कहलाता है, फिजिबल रीजन वही तो कहलाता है। यहां पर सॉल्यूशन रीजन है ही नहीं, फिजिबल रीजन है ही नहीं, मतलब उभयनिष्ठ क्षेत्र है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर z का कोई भी अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त नहीं होगा। तो आप यहां इस प्रकार लिख दें, चूंकि यहां कोई भी उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है, अतः इन असमकाओं का सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है। क्या लिखना है? अतः असमकाओं का सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है। इसलिए z का अर्थात उद्देश्य फलन जो z है उसका कोई भी अधिकतम मान प्राप्त नहीं होगा, कोई भी अधिकतम मान नहीं ज्ञात होगा, है ना, ज्ञात नहीं होगा, कोई भी अधिकतम मान ज्ञात नहीं होगा। ये आपको लिख देना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारा काम है कि भाई यहां पर जो भी ये असमकाएं दी गई उनसे हमें उभयनिष्ठ क्षेत्र ढूंढना है। यहां उभयनिष्ठ क्षेत्र है ही नहीं, इसका मतलब इसका कोई भी क्षेत्र उभयनिष्ठ ना होने के कारण कह सकते हैं इसका कोई भी हल नहीं है, ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं। देखो अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा भारी भरकम सा दिखाई दे रहा है। सब कुछ एकदम, अभी तक जो आपने सवाल देखे थे उसमें असमकाएं सीधी दी जा रही थी, उद्देश्य फलन दिया जा रहा था। यहाँ पर ना असमकाएं हैं ना उद्देश्य फलन है, लेकिन सब यहाँ पर इबारत के रूप में लिखा हुआ है। इसको समझे अच्छे से, और इसके बाद उसका सूत्रीकरण करके हमें असमकाएं बनानी है, उद्देश्य फलन बनाना है और फिर इसको हल करना है। ध्यान से समझो। कहता है एक फर्नीचर निर्माता मेज और कुर्सी बनाने का कार्य करता है। क्या कहता है? फर्नीचर निर्माता मेज और कुर्सी बनाने का कार्य करता है। 200 मेजें और 400 कुर्सी बनाने का उस पर पर्याप्त कच्चा माल है। मतलब उसके पास जो लकड़ी होगी वो कितनी पर्याप्त है? 200 से मेजें बन सकती हैं, 400 से कुर्सियां बन सकती हैं, इतनी उसके पास लकड़ी पर्याप्त है गोदाम में। आगे कहता है किंतु गोदाम में एक समय में वो 400 नंग से अधिक नहीं रख सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास जो 200 मेजें और 400 कुर्सियां बन सकती हैं, इतना मटेरियल तो है, लेकिन वो सब इकट्ठी बनवा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास रखने के लिए केवल 400 नंग की जगह है, केवल 400 नंग उसमें आ सकते हैं। तो एक बार में वो 400 बनवाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है एक मेज को बनाने में 3 दिन और एक कुर्सी को बनाने में 1 दिन का समय लगता है। एक मेज को जब वो बनाता है 3 दिन में एक मेज तैयार होती है, एक कुर्सी को बनाने में केवल 1 दिन का समय लगता है, और इस पूरे कार्य को करने के लिए उसके पास 600 दिन हैं। मतलब 600 दिन में किसी का ठेका उसने ले लिया कि भाई हम 600 दिन लेंगे और 600 दिन में इस पूरे काम को हम खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो 600 दिन उसके पास पर्याप्त हैं। कहता है मेज पर ₹15 और कुर्सी पर 10 रुपए का लाभ मिलता है। अगर मेज पर बनाए तो मेज को बिक्री करने के बाद उसको 15 रुपए का मुनाफा होता है, कुर्सी पर उसको 10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो कहता है इस समस्या का रैखिक प्रोगणन समस्या के रूप में सूत्रीकरण करिए। मतलब वही असमका बनानी है, ठीक है, सूत्र के रूप में उसको असमका बना के दिखाना है। और आगे ये भी लिखा है कि यह निकालिए कि वह अपने उत्पादन को किस प्रकार व्यवस्थित करे कि उसे अधिकतम लाभ हो। लाभ कैसा करना है? अधिकतम। हर व्यापारी यही चाहता है अधिकतम लाभ हो, ठीक है। पूरी बात ध्यान से समझो। क्या बनाया जा रहा है? कुर्सियां और मेजें बनाई जा रही हैं। मेज और कुर्सियां जो बनाई जा रही हैं उनकी संख्या पहले मान लेते हैं। माना मेजें हैं इसके पास x, माना मेजों की संख्या, मेज कितनी है? x मान ली। कुर्सियां हम यहां पर 22 मान लें। कुर्सियां बराबर कितनी लिख दें? कुर्सियां बराबर यहां पर लिख देते हैं 22। बात ध्यान से समझना है ना। अब बच्चों एक बात समझो कि जो कुर्सियां बन सकती हैं वो कितनी है? 200 से ज्यादा तो नहीं बन सकती। प्रतिबंध कह दिया गया है, जो कच्चा मटेरियल है वो इतना है कि 200 मेजें बन जाएंगी और 400 कुर्सियां बन जाएंगी। तो 200 बन सकती हैं, 200 ज्यादा नहीं। इसी प्रकार कुर्सियां 400 बन सकती हैं, 400 से ज्यादा नहीं। तो हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि जो मेजें बन रही हैं ना, मेजें वो कितनी है? 200। तो 200 में x का मान 200 हो सकता है या 200 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो इतना ही तो है कि 200 मेजें बन जाए।
या फिर 200 से कुछ कम बन सकती हैं, ज़्यादा तो नहीं बन सकती, कहीं उसका मटेरियल नहीं है उसके पास। तो x इज लेस देन इक्वल टू 200, एक तो हमारी ये असमका हो गई। दूसरी, कुर्सियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 400 बन सकती हैं, तो हम कह सकते हैं कि y का मान जो है वो छोटा या बराबर हो सकता है 400 से। मतलब कुर्सियों की संख्या 400 हो सकती है या 400 से कम हो सकती है। जो रॉ मटेरियल है उससे हम 400 बना सकते हैं या 400 से कम बना सकते हैं। ये भी प्रश्न में प्रतिबंध दिया गया है। आगे आगे कहता है कि किंतु गोदाम में एक समय में उसके पास 400 से अधिक नंग नहीं आ सकते, तो केवल 400 ही तो आ सकते हैं। तो टोटल जो x मतलब मेजें और कुर्सियां हैं उनको बना के इकट्ठी करेगा तो कितनी हो जाएंगी? 400 हो सकती हैं, 400 से कम हो सकती हैं, 400 ज्यादा से जगह ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं दूसरा जो प्रतिबंध है वो ये है कि x प्लस y मतलब मेजों की संख्या प्लस कुर्सियों की संख्या ये हो सकती है कितनी? 400 या फिर 400 से कम। यहां पर देखो एक ये भी हमारी असमका हो गई। देखो एक यहां पर ये असमका है, पहली असमका ये हो गई ये वाली, दूसरी असमका हमारी ये हो गई। हम कह सकते हैं तीसरी असमका हमारी देखो ये हो गई। 3 असमकाएं दी गई, तैयार कर ली। इसके बाद आगे वाली बात और यहां पर ऐसी कही गई है कि एक मेज को बनाने में 3 दिन और एक कुर्सी को बनाने में 1 दिन का समय लगता है। भाई एक मेज बनाएगा 3 दिन का समय लगेगा, लेकिन एक्स मेज बनानी है उसको। कितनी बनानी? एक्स। एक मेज एक्स दिन में, एक मेज 3 दिन में बनाता है, एक्स मेजें 3x दिन में बनेगी। इसी प्रकार एक मेज बनाता है, एक कुर्सी बनाता है, कितना दिन लेता है? एक कुर्सी बनाने में 1 दिन लगेगा। तो 22 कुर्सियां बनानी है, कितने समय लगेगा? 1 22 लगेगा। इन दोनों को जोड़ दो तो समय टोटल निकल आया। कुर्सियों, ये मेज बनाने का समय, ये कुर्सी बनाने का समय, टोटल समय हो गया। प्रश्न कहता है टोटल समय कितना है? 600 दिन से अधिक नहीं हो सकता। 600 दिन उसके पास पर्याप्त हैं। तो आपको लिखना है लेस देन इक्वल टू 600, मतलब वो 600 दिन में बना सकता है या फिर 600 से कम में बना सकता है। 600 से ज्यादा बनाएगा उसकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रतिबंध कह दिया गया है कि 600 दिन में ही बना के देना है। तो 600 से कम बना सकता है, 600 में पूरा कर सकता है, 600 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन 600 से ज्यादा दिन नहीं लेना चाहिए उसको। तो ये हमारी एक तीसरी असमका, चौथी असमका समझो हो गई। चौथे नंबर की ये असमका हो गई। बात समझ में आ रही ना? क्लियर बात है। इसके बाद अब देखो उद्देश्य फलन की बात करते हैं। लिखता है एक मेज पर 15 रुपए और एक कुर्सी पर 10 रुपए का लाभ हो रहा है। भाई अगर एक मेज पर 15 रुपए मिलेगा तो एक्स मेजें बनाई हैं, एक्स मेजों पर कितना लाभ हो जाएगा? 15x रुपया हो जाएगा। एक मेज पर देखो लाभ फलन यहां पर लिख दें, लाभ फलन, इसको उद्देश्य फलन भी कह सकते हैं। लाभ फलन कहें या फिर उसको उद्देश्य फलन कह सकते हो। उद्देश्य फलन इसको कैसे लिखते हैं? जेड से। तो जेड बराबर देखो एक मेज पर x रुपया, एक मेज पर 15 रुपया, एक्स मेजें बनाई तो 15x रुपये लाभ हो गए मेज ऊपर बनाने पर, है ना? मेज बनाई 15x रुपया लाभ हो गया। कुर्सी एक बनाई 10 रुपया लाभ, 22 कुर्सियां बनाई 10 22 रुपया लाभ। दोनों को जोड़ दो, टोटल लाभ निकल के आ गया। इस लाभ का क्या करना है? अधिकतमीकरण करना है। लिखता है क्या लिखता है? इस समस्या को रैखिक प्रोग्राम समस्या के रूप में निर्धारण करिए। तो हो गया। आगे क्या लिखता है? मेज पर ₹15 और कुर्सी पर 10 रुपए का लाभ मिलता है। इस समस्या को रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में सूत्रीकरण करते हुए निकालिए कि वह अपने उत्पादन को किस प्रकार व्यवस्थित करे कि ताकि उस पर अधिकतम लाभ हो। ये लाभ अधिकतम हमें ले आना। इसका क्या चाहिए? हमें मैक्सिमाइजेशन चाहिए। मैक्सिमाइजेशन, अधिकतमीकरण लिख दो, है ना? क्या करना है? अधिकतमीकरण करना है। ये बच्चों हो गया सूत्रीकरण इसका। अब मेरे ख्याल से यहां पर अगर सूत्रीकरण आपने कर दिया तो अब जो अभी तक करते रहे वही सब कुछ करना है। सीधा सीधा काम करना है एकदम बढ़िया से। यहां पर जो भी आपके ये असमकाएं दी गई हैं उनका हमें ग्राफ खींचना है, फिर सुसंगत हल क्षेत्र ढूंढो, है ना? फिर कोनी बिंदु ढूंढो, कोनी बिंदुओं पर हम यहां निकालेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा हमें लाभ हो रहा है। बस वही लाभ हमसे पूछा गया है। देखो यहां पर नंबर 1, इनको दो को बाद में यहां से नंबर लगाओ। तीसरे नंबर को देखो, तीसरी वाली असमका देखो, वहां जो पहले नंबर और दूसरे नंबर की ये तो आप सीधी रेखा खींचनी है ना। ये x बराबर 200 वाली रेखा, मतलब बाई x के समांतर 200 इकाई की दूरी पर खींच देनी है।
ये y बराबर 400 लिखा है, एक्स अक्ष के समांतर 400 इकाई की दूरी पर खींचनी है, तो ये तो सीधी रेखाएं हैं। इसको देखो, असमका नंबर 3 है जो इसमें लिखा है x प्लस वाई बराबर 400, x प्लस वाई बराबर क्या है 400। ध्यान से समझना है, यहां पर देखो इसको हमने बराबर का सीधा निशान लगा दिया, मतलब असमका को सीधा सीधा रैखिक समीकरण बना लिया, संगत समीकरण इसका बना के हमने रैखिक समीकरण बना लिया। अब यहां पर देखो x का मान 0 लिखोगे तो y का मान 400 मिल जाएगा, और जब y का मान 0 लिखोगे तो x का मान देखो 400 मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि इस असमका, इस रेखा का अगर हल निकालोगे तो यहां पर हमने दो बिंदु ढूंढ लिए, एक तो 0,400, एक बिंदु B जिसको कहेंगे 400,0, दो बिंदु ढूंढ लिए, बना सकते हो यहां पर अब बड़ी आराम से रेखा। इसके बाद यहां पर तो दूसरी भी रेखा बना लेते हैं एक साथ में, ठीक है। यहां पर दूसरी वाली, मतलब चौथे नंबर पे जो असमका लिखी है उसको देखो, ये चौथे नंबर पे लिखी है 3x प्लस क्या लिखा है, ये लिखा है 3x और प्लस में y, और यहां भी बराबर का ही सीधा निशान लगा देते हैं 600, ठीक है। इसको भी हमने क्या किया, समीकरण में बदल दिया। अब यहां भी हमें दो बिंदु ढूंढने हैं, तो हम पहले काम वही पुराना वाला करेंगे, x बराबर 0 लिखेंगे तो y का मान 600 आ जाएगा, और फिर y का मान जब 0 लिखेंगे तो x का मान यहां से हमें कितना मिलेगा, देखो y का मान 0 लिखो, यहां 3 से भाग करोगे 200 मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर इस वाली रेखा पर हमने दो बिंदु ढूंढ लिए, मान लेते हैं C और D। C बिंदु हमारा हो गया 0,600 और जो D बिंदु है वो हमारा हो गया 200,0 हो गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इन बिंदुओं को आप ग्राफ पर प्लॉट करो और बड़े आराम से देखो, यहां पर हम इसका ये अधिकतम लाभ यहां से निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना है, ये हमारा हो गया 0 मूल बिंदु। अब बच्चों ये 400 600 दूरियां ज्यादा है ना, तो हमें क्या करना है, 100 इकाई मान लेते हैं, सीधा सीधा लंबा चौड़ा काम करो। यहां पर 100, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई मान लो, तो यहां पर लिखना है 100, फिर दूसरे वाले सेंटीमीटर पे 200, फिर यहां पर लिखना है 300, फिर आगे लिखना है 400, फिर आगे लिखना है 500, और इसके आगे वाले पर लिखना है 600। करेक्ट है बच्चों। इसी प्रकार इधर भी मानो, यहां पर लिखना है 100, इधर लिख दो भाई 200, इधर लिख दो 300, इधर लिखोगे 400, इधर लिख दो इधर 500, और आगे यहां भी हम 600 लिख देते हैं, ठीक है। अब समझो ध्यान से भाई, यहां पर पहला बिंदु 0,400 बताओ, 0,400 बच्चों यहां पर हम कह देंगे कि ये वाला बिंदु जो है 0,400 है, 0,400 ये है, ठीक है। इसको हम A लिख देते हैं, A है ये, है ना, A बराबर क्या लिख दें 0,400, चलो ठीक है। इसके बाद 400,0 B बिंदु है, 400,0 बच्चों ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 400,0, तो यहां लिख देते हैं 400,0, और ये बिंदु कौन सा है B, चलो B नाम डाल दिया इसका। अच्छा भाई, इन दोनों को मिला दें तो एक रेखा हमें यहां पर मिल जाएगी। इस प्रकार से देखो, इन दोनों को मिलाओ तो एक रेखा ये हमारी बन रही है, ठीक है। ये कौन सी रेखा है, x प्लस वाई बराबर 400, x प्लस वाई बराबर 400 की ये रेखा मिलेगी, ठीक है। इतना काम। अब इसका ये हल क्षेत्र ढूंढो भाई, हल क्षेत्र ढूंढो तो x बराबर 0 y बराबर 0 रख के देख लो। जैसे ही हम x का मान 0 y का मान 0 लिखेंगे तो 0 छोटा होता है 400, बिल्कुल सत्य बात साबित हो रही है। तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र बच्चों किधर की ओर लिखना है, मूल बिंदु की ओर। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरी असमका की यहां पर इसकी रेखा बनाओ, C और D। C बिंदु 0,600 है, 0,600 बच्चों ये वाला बिंदु हो जाएगा 0,600, इसको यहां पर लिख देते हैं 0,600, ये C बिंदु हो गया 0,600, यहां लिखेंगे ये बिंदु हमारा C हो गया। D बिंदु 200,0 है, 200,0 बच्चों ये वाला बिंदु होगा, इसको कहेंगे हम 200,0, और इस पर हम D लिख देते हैं। इनको दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाओ तो यहां से देखो इस तरीके से मिलाओगे, इस तरीके से, ठीक है। ये मान लेते हैं, ठीक। ये वाला रेखा हमारा हो गया। इसको क्या कहोगे, इसको हम कहेंगे 3x प्लस वाई बराबर 600, 3x प्लस वाई बराबर 600 कहेंगे, इसको लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 600 लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। ये वाला रेखा हो गया हमारा, ये देखो
इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया। इतनी बात बच्चों सही समझ में आ रही, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब देखो इसका भी हमें हल क्षेत्र ढूंढना है। इसका हल क्षेत्र किधर की ओर होगा? मूल बिंदु से संतुष्ट करा के देखो भाई। जैसे ही हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे, यहां पर देखो ये वाली असमका है, मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ, 0, ये भी 0, तो 0 लेस देन 600, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका भी हल क्षेत्र किधर की ओर लिखना है? ये मूल बिंदु की ओर लिखना है। इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर लिख देना है। बात समझ में आ रही? अब बच्चों यहां पर दूसरी जो और रेखाएं हैं वो असमकाएं, एक तो है ये x बराबर 200। x बराबर 200 का मतलब है बाई एक्स के समांतर 200 इकाई की दूरी पर आपको यहां पर बनानी, इस बिंदु पर एक सीधी रेखा बिल्कुल बनानी है। इस प्रकार से यूं ऐसी रेखा कोई जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये रेखा कौन सी है? x बराबर 200। ये रेखा कौन सी है? x बराबर 200। इसको हम लिखेंगे x बराबर 200, ठीक है। इसके बाद y बराबर 400। y बराबर 400 का मतलब ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इस पर यूं ऐसे खींचनी है। y बराबर 400 की ये रेखा है, y बराबर 400 यहां लिख दो। अब बच्चों यहां पर देखो इसका हल क्षेत्र किधर की ओर होगा? अगर मूल बिंदु से संतुष्ट कराएं तो 0 लेस देन 200, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र इधर की ओर होगा, ठीक है। और इसी प्रकार y लेस देन 400 में 0,0 से संतुष्ट कराओ, 0 छोटा होता है 400 से, बिल्कुल सही बात है। इसका भी हल क्षेत्र आपको मूल बिंदु की ओर बनाना है, नीचे की ओर बनाना है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर अब बात देखें तो सबका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो आपको ढूंढना है भाई। यहां पर आप देखो, जो पहली वाली रेखा है उसका हल क्षेत्र इधर है, दूसरी वाली जो रेखा है उसका हल क्षेत्र इधर है, ये वाली रेखा इसका हल क्षेत्र इधर है, इसका हल क्षेत्र इधर है। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र हमारा कॉमन क्षेत्र है, देखो जिसको हम छायांकित कर रहे हैं। और इस कॉमन क्षेत्र को क्या कहते हैं? यही कहलाता है फिजिबल रीजन, सुसंगत हल क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सुसंगत हल क्षेत्र। ये हमारा हो गया सुसंगत हल क्षेत्र। बात आई समझ में बच्चों? अब आप एक बात समझ सकते हो कि यहां पर इन दोनों रेखाओं का ये प्रतिच्छेद बिंदु है। बाकी सब बिंदुओं के निर्देशांक हमें पता है। यहां पर इस ये वाला ए बिंदु है, बिल्कुल ठीक है। इसका अभी पता नहीं है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो सुसंगत हल क्षेत्र में केवल ये वाला बिंदु जो है वो उसका निर्देशांक पता नहीं है। हम यहां पर मान लेते हैं ये बिंदु हमारा ई है, और ये ई बिंदु इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है। इसलिए इन दोनों रेखाओं को हल करके हम ई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान दें, कौन कौन से ये दो रेखाएं हैं यहां लिख देते हैं। ये वाली रेखा है x प्लस वाई बराबर 400, ये वाली। और ये वाली रेखा है 3x प्लस वाई बराबर 600। 3x प्लस वाई बराबर कितनी है? 600। इन दोनों को घटाओ तो माइनस माइनस करते हुए y कैंसिल करोगे तो माइनस का यहां पर मिलेगा 2x बराबर, यहां पर माइनस का मिलेगा 200, माइनस माइनस कैंसिल और x बराबर 100 हो जाएगा। देखो है ना, x का मान 100, और जब x का मान 100 यहां रखेंगे तो y का मान 100 इधर जाएगा। 400 में 100 घटाओ 300 मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि बिंदु ई के जो निर्देशांक हैं वो हमें मिल जाएंगे 100,300। कितने होंगे बच्चों? 100,300। तो इस तरीके से हम यहां पर ई बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे 100,300। क्या लिख दें यहां पर? 100,300 यहां पर लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात बच्चों क्लियर हो रही है? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? तो हमने ई बिंदु के निर्देशांक अब ज्ञात कर लिए। अब हमारा कह सकते हैं हम सुसंगत क्षेत्र हमने समझो क्लियर कर लिया। यहां पर लिख लेते हैं सुसंगत हल क्षेत्र। सुसंगत हल क्षेत्र, ठीक है। सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा होगा? देखो ये बिंदु है ए, फिर ई, और फिर ये हमारा है, इसको क्या लिखा है? डी। चलो इसको लिख देते हैं डी, और फिर ओ। ये हमारा सुसंगत हल क्षेत्र AEDO है, जो कैसा है? परिबद्ध है, परिबद्ध क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारा परिबद्ध क्षेत्र निकल के आ गया। अब हमें यहां पर इसमें जो कोणीय बिंदु हैं वो उनको लिख देना है। देखो कोणीय बिंदु कौन से हैं? कोणीय बिंदु के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? टेबल बना लेते हैं बिल्कुल एक बार में, ठीक है। कौन कौन से बिंदु बनाने हैं? पहला बिंदु ए, और यहां ए बिंदु है 0,400। क्या लिखना है? ए बिंदु है 0,400। यहां पर ई बिंदु है, इसको लिखो, ई बिंदु हमारा है 100,300। 100,300 लिखो।
इसके बाद में ये तुम्हारा डी बिंदु है, इसको भी लिख देते हैं, ये हमारा 200,0 है, 200,0 है, और मूल बिंदु तो हमें पता है 0,0 होता है, ये हमारा 0,0 है, ठीक है। और इसके बाद कोणीय बिंदु के बाद क्या करते हैं, कोणीय बिंदु हमने निकाल लिए। इसके बाद में यहां पर इस कोणीय बिंदु पर z की वैल्यू, z बराबर क्या है, अधिकतम, देखो उद्देश्य फलन क्या है, ये लिखा है 15x + 10y, 15x + 10y का हमें यहां पर क्या करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है, किस बिंदु पर अधिकतम मिल रहा है। तो अब यहां पर देखो a बिंदु, ये इस पर a बिंदु पर हम पहले z का मान ज्ञात करेंगे, तो 0 लिखेंगे x के जगह पर और y की जगह पर 400 लिखेंगे। तो इस तरीके से 400 में जब 10 का गुणा करोगे तो z बराबर ये 4000 हमें यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो क्या करेंगे, z बराबर 15 × x, x का मान 100 लिखें तो 100 का मान लिखेंगे, अगर 100 यहां लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1500, प्लस 10 × y का मान 300 लिखेंगे तो ये 3000 हो जाएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं ये 4500 हो गया। दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 4500। चलो यहां लिख देते हैं बराबर में 4500। क्लियर बात है। इसके बाद में बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहां भी देखो z का मान हम निकालेंगे, x का मान लिखेंगे कितना 200, तो ये हो जाएगा यहां 215 दूनी 30, 3000 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद y का मान तो 0 लिखोगे तो केवल 3000 मिलेगा, ठीक है। और यहां पर z बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पर 0,0 को संतुष्ट कराओगे तो z का मान 0 हो जाएगा। तो अब जो यहां पर आप ध्यान से देखो तो हमने ये देखा कि यहां पर ये मान जो निकल रहा है ना, ये वाला मान, ये आपका अधिकतम मान है। क्या है, ये अधिकतम है। और ये अधिकतम मान कब प्राप्त हो रहा है, जब 100x का मान है, y का मान 300 है, मतलब 100 कुर्सियां, 100 मेजें बनाई जाएं, 300 कुर्सियां बनाई जाएं, तो अधिकतम लाभ 4500 रुपए का होगा। ये है बच्चों इसका सूत्रीकरण करके और पूरा रैखिक प्रोग्रामन समझना है ना। इसको असली में कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन। जब हमें सीधा सीधा ये दिया जाता है ना तो वहां पर ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। अब इसमें यहां दिया नहीं गया है तो पहले हमें इसका ये टोटल जो असमकाएं हैं वो बनानी पड़ेंगी और उसके बाद उद्देश्य फलन ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद यहां पर इसका हम सब कुछ हिसाब किताब इस तरीके से करना है जैसे पहले करते थे उसी, फिर तो बिल्कुल वही है, कुछ नया नहीं करना है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है बच्चों, यहां पर आंसर में लिखना है कि जब x का मान, देखो यहां लिख देते हैं आंसर, क्या यहां पर लिख दें, x बराबर, x मानी क्या है, x मानी है मेज। मेजें कितनी होनी चाहिए, मेजों की संख्या होनी चाहिए 100, मेजें बराबर 100, कुर्सियां बराबर कितनी, कुर्सियां बराबर कितनी होनी चाहिए 300, तब अधिकतम लाभ कितना होगा, अधिकतम लाभ बराबर कितना हो जाएगा, ये अधिकतम लाभ बराबर 4500 रुपया होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर है। करेक्ट बात समझ में आई, किसी प्रकार की यहां कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से अगर हमें कभी ऐसे इबारत के रूप में प्रश्न दिया जाए तो हमें पहले इसका सूत्रीकरण करना है, फिर उसका उद्देश्य फलन ढूंढना है, फिर जब ये सब कुछ ढूंढ लोगे तो हम जैसे करते रहे वैसे ही करना है। ठीक है, क्लियर बात है। तो आई होप बच्चों ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी। बाकी और जो कुछ आगे की और प्रश्न ढूंढने हैं, कुछ और प्रश्न पढ़ने हैं, तो उस वीडियो पर जाओ जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसको प्रेस करके आप और ज़्यादा प्रश्न तैयार कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने वो सब प्रश्न लिए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, बाकी और भी प्रश्न आप कंप्लीट कर लेना। ऐसा मत सोचना कि सर ने कहा था कि इतने ही से भला हो जाएगा, है ना। और भी कुछ ज़्यादा करोगे तो और भी ज़्यादा मजा आएगा और अच्छी बात है ना। हमें तो बस, हमने जैसा कि बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हमें पूरे यहाँ से 6 नंबर लेने हैं तो 6 में 6 लेने हैं। बिल्कुल सिंपल सारी बातें हैं, आपको अपने दिमाग में ये सोच लेना है कि 6 मिलेंगे तो मिलेंगे, बिल्कुल पक्की बात। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए हमें अपनी सलाह जरूर कमेंट सेक्शन में दें, और वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।